मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दें। अंकित भैया का और हर्ष भैया भर का चालू रहे। बाकी अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए सभी लोग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है। और आज अपना सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। अपने सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्ग जी का आह्वान करें उससे पहले गायत्री माँ का जाप कर लेते हैं। मेरे साथ आप लोग भी अपना उद्बोधन उच्चारण करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर अपना स्टार्ट। धन्यवाद सर। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की वेबिनार के लिए मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हुई हैं। तो उसमें एक पहली क्वेरीज है जिसका मैं आप सभी से भी निदान चाहूँगा। आपके यहाँ भी अगर कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। एक क्वेरी ये आई है कि एक पार्टी का 73 का नोटिस जनरेट हुआ था 17-18 का, और उसका कोई ऑर्डर नहीं किया गया नोटिस के अगेंस्ट। उस नोटिस में कुछ डिमांड निकाली गई थी। तो अब अधिकारी का पार्टी के पास फोन आता है कि आप इस स्कीम में जाके उसका बेनिफिट ले लें। तो क्या उसमें जमा करना चाहिए या नहीं, कैसे करना चाहिए? सेवेंटी 73 का नोटिस है, 17-18 का है, ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है। सर 70 तो टाइम बार्ड हो गया ना, 74 भी टाइम बार्ड हो गया। अब तो उसमें ऑर्डर कैसे करेंगे ये? 74 का तो टाइम है शायद अभी। नहीं सर, 5 फरवरी निकल गया उसका भी टाइम। अच्छा, राकेश जी, राकेश जी बता देंगे। वो राजेश पोबली जी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। जी। अभी ऑफिसर मतलब फंस जाएगा। हाँ जी, अभी तो वो फंस गए हैं ना, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, तो ऑफिसर तो फंस ही गए हैं। राजेश पोबली जी सर कह रहे हैं क्यों कि करना, करने की नहीं करना जरूरत ही नहीं। जब चाहिए। ऑर्डर ही नहीं है तो क्यों डिमांड जमा करना? जी 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 जी। एक सर दूसरा नोटिस है, दूसरी क्वेरी आई थी मेरे पास। अभी जो 128A की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि हमें DRC 3 से DRC 3A जनरेट करना है, हर केस में करना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या है। तो उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कब हमें 3A फाइल करना है और कब नहीं करना है। सर, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास हमारी डिमांड क्या है। हमें अपनी डिमांड चेक करनी है कि हमारी टैक्स की डिमांड है, इंटरेस्ट की डिमांड है, पेनल्टी की डिमांड है। तो अगर हमारी सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है, तो हमें कोई सिर्फ वहां पर ये शो करना है कि हमारी इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है, टैक्स हमारा ऑलरेडी जमा हो चुका है। जो हमारा टैक्स जमा हो चुका है उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो DRC 3 के रूप में हो, आपके कैश लेजर आपने एडजस्ट किया हो उसके कैश लेजर के रूप में हो, आपके पोर्टल से आपकी डिमांड एडजस्ट कर ली गई हो। तो वहां से आपको बस उस लेजर से प्रूफ करना है कि आपने ये जमा कर दिया है। 3A कब फाइल होगा? 3A तभी फाइल होगा अगर आपकी कोई डिमांड निकली हुई है, उस डिमांड में
आपका कोई किसी जमा डीआरसी का बेनिफिट नहीं दिया गया, या डिमांड निकलने के बाद में आपने कोई डीआरसी 3 जमा किया है, अगर ऐसे केस है आपका, तो आपको उस डीआरसी 3 को 3A में समायोजित करते हुए तब आपको अपना 3A अपलोड करना है। इसके अदरवाइज आपको 3A की कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस वहां पर प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि डीआरसी 3A के लिए वही एक्सेप्ट हो रहा है जो आपने वॉलंटरी या अदर्स में जमा किया हुआ है। इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई 61 के अगेंस्ट जमा किया है या किसी नोटिस के अगेंस्ट किया है, 3 1 और 3B और R1 के अगेंस्ट में किया है, तो इस तरह के डीआरसी को वो 3A में एडजस्टमेंट नहीं दे रहा है। इसमें अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ कोई सवाल हो तो प्लीज। सर एक चीज पूछना चाहेंगे। जी सर, जी जी। सर ये कह रहा था कि सपोज कर लीजिए कि सर जितनी उन्होंने अगर टैक्स और डिमांड निकाल रखी, टैक्स है और टेस्ट और पेनाल्टी है और ऑर्डर में जी लिखा हुआ है, और पोजीशन ये है कि जो टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है वो ऑलरेडी हाँ जी पार्टी के द्वारा एडमिट की जा रही है कि हाँ सर इतना टैक्स मुझे देना था, और उस जी टैक्स को सर ऑलरेडी उसने जो है दो तरह से जमा कर रखा है। जैसे टूए का आईटीसी से उसका बिल्कुल वो हुआ है, और कुछ जो बचा था उसने चालान से जमा कर दिया है। लेकिन ये सारी चीजें उसने पहले ही कर रखी थी, लेकिन ऑर्डर में फिर भी डिमांड में लिखी है टैक्स में, तो वो वही शो करेगा सर, अलग से तो कुछ जमा कैसे करेगा वो? सर, अगर उनका पहले से डीआरसी जमा हुआ हुआ है और उसका ऑर्डर में बेनिफिट नहीं दिया है, जी मतलब ये कहना। हाँ ये जी जी बिल्कुल हाँ, ये जी। बात। उस वो डीआरसी अगर वॉलंटरी या अदर्स में जमा है, तब तो आप उसका 3A के अकॉर्डिंग आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो सर जितनी भी टूए की आईटीसी थी उन्होंने कुछ भी उसमें मतलब मेंशन ही नहीं करा, मतलब लिखा ही नहीं, तो वो कैसे आईटीसी भी लिखना है सर उसमें कि तभी तो बेआप होगा, कैसे होगा पूरा वो? नहीं सर, अगर आपका कोई आईटीसी का पॉइंट इस तरह का पॉइंट है जो आपको सामने वाले ने डिले फाइल की थी रिटर्न, उसके बेस पे आपकी आईटीसी रिजेक्ट अगर हुई हुई है, तो वो आप 16/5/16/6 में जाके आप वहाँ पे उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। हाँ मतलब एमएस जो जो स्कीम चल रही है सर 128 वाली, हाँ जी इसमें तो आईटीसी में लिख सकता है ना कि भाई मैंने मेरी इतनी आईटीसी टूए से जमा है, मतलब सर, वो वो अमाउंट में। तो वो तो आपने रिप्लाई में अपने दिया होगा ना, जी 2A की जो अमाउंट है, जी उसके बाद अधिकारी ने जितना लगा दिया वो तो आपको जमा करना है। लेकिन अगर उसमें आपका कोई पॉइंट ऐसा है, आपकी कोई आईटीसी ऐसी थी जो बाद में आपके पोर्टल पर आई है 30 नवंबर 21 तक। नहीं नहीं सर पहले ही आई है, और ये एक्स पार्टी ऑर्डर है सर, ये पार्टी असेसमेंट दे करके नहीं किया गया, एक्स पार्टी ऑर्डर किया था सर। सर, अगर एक्स पार्टी ऑर्डर है तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए इसके। उसमें टाइम निकल चुका होगा ना फर्स्ट अपील का तो। हाँ 17-18 का मैटर है सर। जी जी जी। आपको इसमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, वहां से आप डिमांड करा के ले आइए। ऑलरेडी डिपॉजिटेड है और उन्होंने कंसिडर नहीं किया। जी जी जी। आप थैंक वहां से करा लीजिए इसको। थैंक यू वेरी उसमें मच। फिर आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर अगर वही कह, अमाउंट छोटी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं छोटी नहीं है अगर सर, बड़ी छोटी, amount है। लगभग सर इन्होंने हाँ तो फिर तो आप 24 का निकाल रखा है सर। हाई कोर्ट में रिट डाल के आप उसे रिमांड करा लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। अंकित सर, जी सर। वो अनरजिस्टर्ड परचेज वाला तो आप समझा दीजिएगा। जी जी सर, जी जी। सर, बोथरा सर की एक क्वेरी है जिसमें इनका कहना यह है कि किसी अधिकारी ने इनसे कहा है कि अनरजिस्टर्ड परचेज से अगर आप कोई आइटम है इनका, अगर वो परचेज करते हैं तो उस पर आपको आरसीएम 18% देना है, जबकि उसकी टैक्स लायबिलिटी 12% है। ये है ना सर हाँ सर, क्वेरी यही आपकी? क्वेश्चन है। जी। तो यही सर, यही यही क्वेश्चन इनका। आइटम का नाम बताएंगे सर, क्या है वो? आज समझ करिए वो छता का ही आइटम है। मैंने बुक्स में पढ़ा कि 9(4) जो सेक्शन है उसमें जी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अनरजिस्टर्ड परचेज होगी तो वहाँ मिनिमम से मिनिमम 18% ही टैक्स लगेगी, चाहे वो 5% की आइटम हो चाहे 12% की आइटम हो, आरसीएम के सर, मार्फत। अभी तक स्क्रैप के अलावा किसी अदर चीज की परचेज पर कोई आरसीएम की लायबिलिटी नहीं है, हम्म, लेकिन स्क्रैप ऑफिसर ने स्क्रैप को छोड़कर। लेकिन अभी ऑफिसर ने तो लिया है। अब वो व्यापारी मेरे को बोला कि मैं टैक्स का जमा दे दे रहा हूँ
और पेनल्टी जो जो इंटरेस्ट हो लगा देना है, वो बाद में देखूंगा। नहीं सर, उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं। अगर अधिकारी लगाता है तो आप अपील में चले जाइए। लेकिन बुक्स में अगर तो भी अधिकारी लिखा ऑर्डर हुआ कर नहीं है इनका 94। सर, नहीं अनरजिस्टर्ड अंकित परचेज जी, पर स्क्रैप के अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है अंकित जी इनका आरसीएम की। इनका काम है छाते का, जी ठीक, अम्ब्रेला। जी ये अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं। जी तो डिपार्टमेंट ही कह रहा है इनसे कि ऑफिसर ने कह रहा है कि आपको 18% आरसीएम में देना है। सर, अनरजिस्टर्ड परचेज टैक्स पर अभी कहीं टैक्स की टैक्स लायबिलिटी लाइबिलिटी इसमें है 12% है। ही। सर, पहली बात तो अनरजिस्टर्ड परचेज पर कहीं भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, स्क्रैप को छोड़कर। तो अधिकारी तो तो आरसीएम में क्यों मांग रहा है पैसे 18%? वो गलत मांग रहे हैं सर। 94 में फिर क्या लिखा हुआ वो विचार? सर, अभी तो सिर्फ स्क्रैप के अलावा किसी भी चीज पर आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं हुआ अनरजिस्टर्ड परचेज में। सर, सर रिप्लाई लगा सर्विसेज। दीजिए 94 का, रिप्लाई लगा दीजिए अच्छे से, उस पर लिख दीजिए ना स्क्रैप पे भी अवेलेबल है, लगा तो कुछ भी सकते हैं। ऐसे तो लेबर चार्ज पे वो आरसीएम मांगते हैं, लगता थोड़ी उसके ऊपर। आने वाले टाइम में हो जाएगा, लेबर पे भी मांग हमारे ले रहे हैं हमारे लोग। केस में लगाया तो तुमने रिप्लाई ड्रॉप कर दिया है, उन्होंने ड्रॉप किया प्रोसीडिंग हमारे केस में। लेबर चार्ज पे उन्होंने लगा दिया था आरसीएम। ना आने वाले टाइम में लगा सकते हैं लेबर चार्ज पर भी। नहीं तो वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ना, तब तब लगा सकते हैं, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है ना वो चीज। हम्म आप तो वही अपना चीज। रिप्लाई यही दीजिए कि इस पर अधिकारी कोई कुछ भी मांग एप्लीकेबिलिटी सकता नहीं है, है। हमें भी तो देखना है उस पर एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। अधिकारी तो स्वतंत्र है, वो भी कुछ भी मांग सकते हैं, उनको क्या है। उनको तो रेवेन्यू लाना है, कहाँ से भी लाना है, उनका तो टारगेट है, बोलते हैं हमारा। आप रिप्लाई लगाओ, हम ड्रॉप कर देंगे। यस। सेम हमारे यहाँ सीतापुर में यही प्रैक्टिस हो रही है, वो रेंट पे मांगते हैं। अनरजिस्टर्ड रेंट अगर आपने बैलेंस शीट में डाल दिया है, पहली बात तो 5 करोड़ के ऊपर बैलेंस शीट लगनी चाहिए। वो टर्नओवर आपका कितना भी हो, इकसठ पे सीधे ऑडिट बैलेंस शीट मांग लेता है, ये भी वो स्क्रूटनी के बेसिस पे करता है ऑडिट। ऑफिसर हमारे यहाँ बैठा हुआ है, तो हम देते ही नहीं है तो उसको। उसके कुछ भी मांगेगा, मैं कैसे दे दूं? किस कहाँ पे लिखा हुआ जो ऑडिट बैलेंस शीट दे दूं मैं उनको? ये सर बताइए, जायज है 61 में ऑडिटेड बैलेंस शीट मांग नहीं लिया जाए? लेबर चार्ज दुनिया भर की ये सब चीज इनको मैं कहाँ से दे देंगे, कहीं से दे देंगे? 65 करे तो मैं दे देता हूँ उनको। समझे? अंकित जी, जी सर। अंकित जी एक जानकारी हमें भी चाहिए थी। जी सर। जी जी। ये 73 या 61 कोई नोटिस हमें नहीं जारी हुआ था एक व्यापारी के मामले में, जनरल मर्चेंटाइज है। तो सीजीएसटी वालों ने अभी सेक्शन 65 में नोटिस भेजा है। जी और वही लेखा परीक्षा के बाद, तो क्या ये जायज है 18-19 के नोटिस अभी भेजना 65 में? सर, वो तो 5 साल का भेजते हैं इकट्ठा। 5 साल की डिटेल मांगी होगी उन्होंने आपसे 18-19 से अब तक की। हाँ बिल्कुल सही करे, 18-19 से 22-23 तक की मांगी है। जी सर। सर वो भी तो ये 74 में टाइम है ना, इसलिए भेज दी उन्होंने। 17 18 हटा दिया उन लोगों ने यहाँ से। हाँ, तो 18-19 से मांग रही है 22-23 तक का जी सर। देना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक, थैंक। सर एक चीज और पढ़ा था मैं, अभी कहीं जी पर आया कि बोले 6 साल का लगातार ऑर्डर ऑर्डर वाला, मतलब 6 साल का एक साथ में डिमांड निकाल रहा। ये क्या सर चक्कर है? वो ऑर्डर कर देते हैं बहुत सी जगह। जहाँ पर एसआईबी होती है तो कुछ चीज़ों को कोट करते हुए वो एक कंबाइन ऑर्डर कर देते हैं। हम्म तो इस तरह के ऑर्डर्स में वो इकट्ठा हो जाता है फिर। जैसे अभी 6 साल में। हेलो और सर, किसी की कोई क्वेरी? अंकित जी। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं एक जानकारी चाह रहा था, 17-18 की एक डिमांड थी हमारे केस में। जी। तो उसका केस जो है क्या है, वो डीम्ड में हुआ था। वैट की। बेट की। जी। और डीम्ड में होने की वजह से उन्होंने डिमांड निकाल दी। डिमांड का कोई हम पर वो नहीं है ऑर्डर। नहीं सर, अगर डीम में हुआ है तो जो आपने एनुअल रिटर्न फॉर्म 52 फाइल किया था उसमें कोई डिमांड थी आपकी? ना ना ना, थोड़ा सा पूछना गलत हो गया मेरा। जो डिमांड है, जी। जो हम बेट से जीएसटी में गए थे ना, हाँ जी। तो उसका उन्होंने नोटिस दिया हमें।
जी उसमें हम 21,000 रुपए की आईटीसी बेट वाली जीएसटी में ले गए थे। ठीक है सर। ठीक है, अब उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस देने जी पे हमने 52 की उन्हें रसीद लगा दी, फॉर्म जी 52 लगा दिया, जी 17, 18 अप्रैल मई जून माह की। जी जी जी। ठीक है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने अपील फाइल कर दी। अपील फाइल करने के बाद अब अपील अधिकारी भी कहता है इसका हमें ऑर्डर चाहिए। नहीं, ऑर्डर किस चीज का चाहिए? वो तो 17, आपका 18 डीम डीम हुआ है, तो डीम का ऑर्डर होगा आपके पास, ऑनलाइन निकल जाएगा प्रिंट आउट। ना, डीम्ड वाले में निकल तो आ रहा है वो ऑर्डर, वो दिखला रहा है उसके लिए आउट ऑफ डीम्ड। अच्छा, आउट ऑफ डीम दिखा रहा है, तो फिर वो उसे हाँ, डीम से बाहर कर दिया होगा ना फिर डीम से उन्होंने। बाहर कर दिया होगा डीम से बाहर करके फिर उसके वो, असेसमेंट ऑर्डर के लिए शीट पे कर नोटिस दिया दिया होगा, होगा। ऑर्डर शीट पे कर हाँ, दिया होगा। बहुत सारे ऑनलाइन भी केस 17, अपडेट करना पड़ता है ना उसका। तो वो पोर्टल तो में कुछ है क्योंकि नहीं है। हाँ, तो फिर आपको पहले उसका असेसमेंट कराना पड़ेगा आपको, मे बी 17-18 पॉसिबल, का। मे बी हाँ पॉसिबल, जी, हाँ जी। एक बट एप्लीकेशन अगर लग के हो अगर जाएगा। डीम, हाँ डीम से बाहर हो चुका है, तो आप हम्म। उसका वहाँ पर एक सर्टिफाइड कॉपी आप लें और बिजली वहाँ डीम्ड से। के बाहर करने के बाद में उनको रेगुलर असेसमेंट करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, उसी चीज के लिए उस कह रहा पे नहीं हूँ कर सकते कि शीट, ऑर्डर शीट पे नहीं कर सकते ऑर्डर। ऑर्डर शीट पे ऑर्डर नहीं करा होगा ना सर, ऑर्डर शीट पे उन्होंने वो लिखा होगा आउट ऑफ डीम्ड। आउट ऑफ डीम्ड किया, उसके बाद में असेसमेंट किया होगा उन्होंने एक्सपर्टी। ना, एक्सपर्ट ही लग रहा असेसमेंट है तो मैडम। मना कर, ना ना ना, असेसमेंट नहीं किया अभी उन्होंने। नहीं। तो वो तो कुछ ट्रांसफर भी तो भरना वहां से पड़ेगा पोर्ट अंकित जी। असेसमेंट नहीं किया तो डिमांड नहीं ट्रांसफर निकाल तो अंकित सकते। जी, अंकित जी जी। अब तो हो ही नहीं सकता, टाइम बार हो गया। ट्रांसफर ट्रांसफर भी तो भरना पड़ेगा ना। अंकित जी क्या कह रहे 17 थे 18 टाइम बार हो गया। सर? वो टाइम बार हो गया, लेकिन 17, एक 18 अगर बैट का ये, है सर, 17, 18 बैट का। सर टाइम बार वैट हो का भी गया, अब कहाँ वैसे, से होगा ऑर्डर? वैट का वैसे भी टाइम पार हो चुका है, लेकिन आप उसमें एक एप्लीकेशन देंगे कि इस तरह के हमारा ये मोबाइल तो फार्म नहीं लग 52, गया। फार्म 52 दाखिल है, जी। और हमें वहाँ पे इसकी आईटीसी जो हमारी इतनी थी ये हमने कैरी की हुई है, तो इसका आप एक सर्टिफाइड बना के दें कि हमारी आईटीसी इतनी एक्चुअल है। अच्छा। भाई कुछ ना कुछ कोई भी ऑर्डर आपको, चाहे वो उससे फार्म 52 की कॉपी दे दें आपको अप्रूव करके। चालान वाली जी। घर में रख दी। यदि केस नहीं होता, जितनी मेरी नॉलेज है अंकित जी, जो जी सर, 52 में आपने किया है दाखिल सबमिट, क्या है वो उसी को एक्सेप्टेबल है मान सर। लिया जाएगा। जी, उसी को मान वो लिया उससे भी जाएगा जो 52 ऑर्डर में शीट से सबमिट अगर वेरीफाई होगा तभी वो अपील में मानेंगे ना सर, हमारी से है। कॉपी से हाँ, सिर्फ। वो अपील वाला ऑर्डर मान शीट रहा में है ना। अब इसमें अब तो इस केस में तो ऐसा हो गया ना, टीम से बाहर भी हो गया है, ऑर्डर शीट जी पे लिखा है, ऑर्डर पारित नहीं किया, किसकी गलती है सर, भाई? टीम से इसीलिए कह आपने रहा हूँ मैं, बाहर किया था, अगर आपको नोटिस जारी करना चाहिए था, ऑर्डर करना चाहिए था उसका। अब उस समय अगर ये तो, फाइल उस से समय सर्टिफाइड कॉपी ले लेंगे ना 52 की, हाँ, तो वो ऑर्डर शीट की ले एक्सेप्टेबल लो। हो हाँ जाएगी। ऑर्डर शीट की ले जी। लो, तो अंकित जी फार्म ट्रांसफर 52 भी तो की। भरा होगा इन्होंने। हाँ, फार्म टान 52 वन, की रसीद है। उसी उसी के लिए तो इन्होंने अपील डाली हुई है ना, वहां पे वो रिजेक्ट कर रहे हैं ना इनका वो फार्म ट्रांसफर 52, आईटीसी। फार्म सर 52। फार्म 52 नहीं होगा तो लास्ट 6 मंथ के इनके रिटर्न लग जाएंगे, उससे 140(1)(2) में लिखा हुआ है ना। उसी पे मैंने एक ऑर्डर करवाया था, ये टर्न नहीं भरा था हमारे केस में। अपील जीती थी मैंने, मेरे पास ऑर्डर पड़ा होगा तो मैं भेजूंगा आपको। क्या करा था आपने, बताया दोबारा तो। वन सेक्शन 141 का आप सेकंड पढ़िए, उसमें लास्ट 6 मंथ की फाइलिंग की बात करता है कि पिछले वैट में आपने फाइल किए हो। फार्म 52 नहीं माने थे मेरे केस में, तो मैंने लास्ट 6 मंथ के रिटर्न दिए थे, ऑर्डर शीट दी थी, तो मेरी जी। अपील एडमिट हो गई थी, मुझे मिल गई थी आईटीसी मेरी। टर्न नहीं भर पाया था पार्टी का। अच्छा। अब वो साहब भी नहीं है, वरना तो और बढ़िया हो जाता। असल में वो थोड़ा सा रहता है ना कि अब हाँ देखना जो, पड़ेगा। ऑर्डर पड़ा हो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा होना चाहिए। ओके ओके, ठीक सर, ठीक, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर। किसी और सदस्य की कोई क्वेरी? अंकित सर, जी सर। अगर किसी दुकानदार के यहाँ रेट बढ़ती है तो व्यापारी का क्या मोबाइल जब्त करना कंपलसरी है क्या? नहीं, इसका फोन नहीं लग रहा है राजकुमार का, मेरे दो हैं।
अंकित सर, जी सर। क्वेश्चन ये है कि किसी दुकानदार के रेड पड़ी तो उस दुकानदार का मोबाइल पूरा जब्त कर लिया गया और बंद कर नहीं दिया सर, गया। सर मोबाइल नहीं मोबाइल जब्त कर सकते हैं। जब्त नहीं कर सकते, बंद तो वो इसलिए करा मोबाइल देते हैं कोई ताकि वो डॉक्यूमेंट थोड़ी है। अभी बाजार में ऐसा हो रहा है। में सर तो कैश भी सीज कर लेते हैं, एसआईबी के टाइप पे कैश थोड़ी सीज कर सकते हैं किसी का। वो तो करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है। अरे उन्होंने इस बेस पे किया होगा कि वीडियोग्राफी ना करें। बस हाँ हाँ, यही होता है, ये लोग वीडियोग्राफी के चक्कर में ले लेते हैं। तो उनको जानने के बाद में तो दे सकते हैं, जब तक है तब तक तो नहीं दे। हाँ जी, वापसी ले लेंगे आप। ने अभी तक दिया नहीं, 5 दिन हो गया। नहीं सर, अंकित जब्त करके लेके नहीं जा सकते वो। अंकित भाई नमस्कार। नमस्कार सर। अंकित भाई जो है ना, वैट पीरियड में 14-15 का एक केस में जो लेट फाइलिंग है वो लगा रखी है। लेट जी फाइलिंग बाद में लगा सकते हैं वैट के पोर्टल पर, इसके जीएसटी के पोर्टल पर डाल सकते हैं क्या, ऐसा है ये? क्योंकि उसका सर, केस वो जब उन सालों की जो डिमांड थी वो इन्होंने 7A के थ्रू जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर रखी है। लेट अगर किसी की फाइलिंग जब पेनल्टी की थी या टैक्स की थी, किसी भी चीज की अगर हाँ कोई पेनल्टी है या जो भी डिमांड रह गई थी, वो 7A के थ्रू इन्होंने जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कर दिया। नहीं लेट वैसा असेसमेंट तो हमने करा रखा था ना, उसमें आप चेक करके रिप्लाई सर वगैरह भी फाइल कर सकते हैं। सर वो पेनल्टी वगैरह पहले से ही लगी हुई होगी, वो ऑर्डर शीट पे उनकी डिमांड चली आ रही होगी। अच्छा अच्छा, उसका जमा ही करना पड़ेगा उसको। हाँ जी। ओके। अंकित जी एक हेलो। जानकारी जी हेलो। सर। हाँ सर, एक हमारा क्वेश्चन था, ये एसपीएल 02 करने से पहले हमने अपील को विड्रॉल कराया था, लेकिन वहां से विड्रॉल का ऑर्डर तो पास हो गया। अब वो जी विड्रॉल का ऑर्डर ले नहीं रहा है। और नहीं सर, हम अगर आपने SPL 02 फाइल कर दिया उसके बाद विड्रॉल का ऑर्डर थोड़ी लेगा वो। नहीं नहीं, अब कर रहे हैं विड्रॉल का ऑर्डर। वो विड्रॉल का ऑर्डर पहले ही कर दिया था, विड्रॉल के लिए ऑर्डर कर ठीक। दिया, वो वहां पर ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो क्या हम 73 के हिसाब से जाएंगे, या जिन लोगों की अपील कर दी है उनकी बात कर रहा हूँ। सर आपने अपील विड्रॉ कर ली, आपका विड्रॉ का ऑर्डर आ चुका है आपका। हाँ हाँ, विड्रॉल का तो ऑर्डर आप आ चुका है। ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे, ना कि विड्रॉ ऑर्डर के अगेंस्ट। जो आपका अच्छा, 73 का ऑर्डर 73 हुआ है ना। हाँ जी। उसके अगेंस्ट जाएंगे। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ऐसा नहीं करते कि हम लोगों ने जैसे लिखा कि हमने विड्रॉ कर ली, यस यस कर दिया हमने, तो जी उसका सर जी। पेपर भी अपलोड करना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट जो आ रही है। हाँ जी, अगर विड्रॉ का ऑर्डर हो चुका है तो आप ऑर्डर अपलोड कर दीजिए। अगर ऑर्डर आपने नहीं किया उन्होंने, अभी तो तक हमारी एक्नॉलेजमेंट है, हम अभी तक एक्नॉलेजमेंट के अपलोड कर हाँ जी, देंगे, आप एक्नोलिजमेंट भी अपलोड कर सकते हैं है ना। एक हमने एक तो महीने यस के यस अंदर, करके लेकिन अपलोड आपको कर दिया। विड्रॉ ऑर्डर कराना होगा 1 महीने के अंदर। अच्छा, और वो करते कहाँ है, कर ही नहीं रहे अधिकारी, तो बैठे थे आराम से, ये देख लेंगे देख लेंगे। नहीं, कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कराया है विड्रॉ, जैसे एप्लीकेशन दी हमने कि हमने विड्रॉ कर लिया, तो वो कर रहे हैं। उनको तो और इजी रहता है क्योंकि उनकी तो फिर अपीलों की गिनती वहां पर पूरी हो जाती है कि इतनी सेट ऑफ हो गए। अंकित जी, जी सर। जैसे अपन टीडीएस कोई गलत काटता है तो टीडीएस डिपार्टमेंट को लिख देते हैं किसी डिपार्टमेंट में अगेंस्ट कि आप टीडीएस गलत काट रहे हैं, वो टीडीएस डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर लेता है। वैसे अगर जीएसटी कोई डिपार्टमेंट गलत काटता है जी तो उसका कोई ऑप्शन है क्या कि किसी को ऊपर लिख सके कि भाई ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलर जीएसटी गलत काट रहा है, जीएसटी नहीं काट रहा है? सर, सबसे पहले तो आपके पास रिजेक्ट का ऑप्शन वहीं पर ही है। जब आप उसे TDS की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। नहीं अगर टीडीएस आपका की कोई नहीं, टीडीएस के नहीं जान कि जी, मेरा कहना ये है कि मान लो कोई विभाग है जैसे हाँ कॉलेज जी। का है, जो जी कॉलेज है तो जीएसटी 18% काटना चाहिए था, वो 2% या 5% काटता है। बट उसकी जी रिक्वायरमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि इसने 18% काटना चाहिए था। अब वो मान नहीं रहा है कॉलेज की, भाई हमको ऊपर से आदेश नहीं है, तो उसका क्या अपन किसी को कंप्लेंट कर सकते हैं क्या कॉलेज की कि भाई ये कॉलेज पर्टिकुलर जीएसटी नहीं काट रहा है? सर, उसके लिए तो आप डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, GST डिपार्टमेंट को, अपनी लोकल अथॉरिटी को भी लिख सकते हैं। तो क्या जरूरत है, अगर किसी ने कम टैक्स लगाया है जी। लॉ पे, तो हमें क्या बहुत परेशानी है भाई, तू कम ले ले, बाकी का हम जमा कर देंगे, हमें तो और अच्छा।
नहीं, अभी बात की मैंने सर लोकल ज्यूरिडिक्शन में आज इससे, तो उनने कहा साहब ने कि वही वकील साहब ऐसा है, वो यदि 2% या काटता है, 18% की लाइबिलिटी है, और यदि 2% काटता है तो आप अपना जो बिल बना रहे हैं, बिल में पूरा जोड़ करके दे दे जीएसटी, और उसको माना जाएगा कि इंक्लूडेड टैक्स है, और वो 18% जीएसटी आप वो अपने इसमें क्लेम कर ले। ये बिल बना के दे रहे, उसमें डिपार्टमेंट को जमा कर दे, जीएसटी डिपार्टमेंट को। और मेरा कहना है कि जो ठेकेदार जो टेंडर लेता है, वो उसका कहना है कि भाई मैं 18% जीएसटी देता हूं, तो मेरा ठेका ही पास नहीं हो रहा उसमें। नहीं सर, जो ठेकेदार है उसने सप्लाई के लिए नंबर लिया हुआ होगा, वो वहां पे उस डिपार्टमेंट में सप्लाई दे रहा होगा अपनी बराबर है, आइटम्स की। बराबर तो है। वो जहाँ पर जो आइटम्स होती है उस रेट ऑफ टैक्स से वो बिल इशू करेगा। हो सकता है देखो बुक्स की हो, जहाँ पर ड्रेस वगैरह की सप्लाई होती है तो ड्रेस की सप्लाई होगी। तो जिस जिस आइटम्स पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो उतनी रेट ऑफ टैक्स लगाते हुए अपना बिल इशू करेगा। और कॉलेज वहां पर अपना जीएसटी या टीडीएस अगर काट रहा है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर की इनवॉइस पे उन्हें टीडीएस काटना है, तो वहां पर वो टीडीएस काट रहे होंगे जीएसटी का 2%। वो बिल नहीं ले रहा है उनकी जिनसे, जीएसटी लगा वाला बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अच्छा, वो, जीएसटी लगा हुआ बिल ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। उनका इशू ये है कि भाई ठेकेदार का कहना है कि मैं 18% के साथ में दे, तो आप एक्सेप्ट करें ना उसको, ताकि इधर ठेकेदार को दिक्कत ना जाए। पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा 18% के जीएसटी के साथ। उसका कहना है कि 2% जीएसटी पर लगाएंगे हम। नहीं तो वो तो उनका कॉन्टेक्ट हुआ होगा, कॉन्टेक्ट में मेंशन होगी सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट तो ये बिल ही नहीं ले रहे ना वो जीएसटी वाले उनसे, मतलब सर कच्चा पक्का हिसाब चल रहा है उनका सब। सबसे पहले तो जो उन्होंने कांटेक्ट किया है उस कांटेक्ट में मेंशन होगा ना कि टैक्स की लाइबिलिटी किसकी रहेगी। वो थोड़े से वो कागज आ रहे हैं, बाकी वो कागज हाँ जी। पुराना, हाँ कुछ इशू है उनका जीएसटी का, जी। मतलब जीएसटी में गड़बड़ कर रहा है डिपार्टमेंट, तो इसकी कंप्लेंट करना है। तो वो कहीं होगी क्या आप अथॉरिटी आप में? अपने लोकल अथॉरिटी में भी कर सकते हैं, लोकल एडिशनल कमिश्नर के यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कि इस तरीके से ये आपका डिपार्टमेंट आपके यहाँ रजिस्टर्ड है और जीएसटी को इस तरीके से ये प्रॉब्लम करना। हाँ, कमिश्नर को लिख के दे कम्युनिकेशन। सकते हैं। ये सलाह मैंने जी ठेकेदार को भी दी कि आप एक सभी लोग सलाह वो कर ले, जी। आवेदन बना के कमिश्नर को, जितने ठेकेदार है साइन करके दे दे कि डिपार्टमेंट गड़बड़ कर रहा है यहाँ का। जी, थैंक यू। स्कूल का भी जीएसटी होता है क्या नंबर? जी सर, टीडीएन नंबर भी लेते हैं। कुछ जगह है कि वो अलग किसी चीज के लिए उन्हें लेना पड़ता है, तो ले लेते हैं। वैसे लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है सर। क्योंकि बेटा पूछना चाहता है कुछ। जी सर, जी मैम सर बताइए। सर मेरी एक अपील है, उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन मशीनरी सर, हैवी इक्विपमेंट, तो वो जी अपलोड मतलब ट्रक पे चढ़ाने के चक्कर में वो हाईवे पर थोड़ा आगे चलते चलते मेरठ से मोदी नगर पहुंच गई सर मशीन। ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन है सर, जो बड़े जी हैवी मिक्सचर होते हैं सीमेंट के। जी अब जी वो जी। साहिब उसमें पूछ रहे हैं, हमने सारे कागज दे दिए, वर्क ऑर्डर वगैरह सब लगा दिया, लेकिन उसमें समझ आ रहा साहब को हम और एक्स्ट्रा कागज क्या दें। अपील में कोई केस लॉ वगैरह हो हैवी इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि फिर मशीन 10-12 किलोमीटर चली है। 10-12 किलोमीटर क्यों दूर आपने अपलोड तो उनका ये तो उनका कोई वकील है, ये जब तक कोई 12 किलोमीटर जिसको क्यों चली बुलाया है। बोलने वाला नहीं तो उन्होंने जो पकड़ा है ईवे बिल ना होने की कहना वजह से पकड़ा है, किस वजह से पकड़ा है? सर ईवे बिल वगैरह सब कुछ है उनका। कोई ये था कि आपने मशीन की लोडिंग मेरठ से दिखाई है, लेकिन मशीन जो ट्रक पे चढ़ी वो मोदी नगर जी से, वो ड्राइवर ने बोल दिया कि मशीन मोदी नगर पे जाके चढ़ी है। हमारी अच्छा। सर मशीन और ट्रक दोनों जी मेरठ जी से जी जी। चलने शुरू हुए, लेकिन क्योंकि हैवी मशीनरी थी और उनको लोडिंग के लिए वो पर्टिकुलर रैंप नहीं मिल पाया। उनका बारिश की वजह से मेरठ में वो कच्ची जमीन थी, तो वो बना नहीं पाए, हम्म। मिट्टी से बनता है सर रैंप। और वो मेरठ में उस समय पे 5-6 जनवरी के आसपास बारिश रही, तो वो बना नहीं पाए। आगे चलते चलते उनको सर मोदी नगर में थोड़ी ऐसी जगह मिली जहाँ मशीन चढ़ पाई, तो मोदी नगर में मशीन चढ़ी। और आगे जाके गाजियाबाद में सर मशीन चेक हो गई, जो ट्रक था वो हमारा गाजियाबाद में चेक हुआ। तो वहां पर सर साहिब वो अधिकारी, ये ड्राइवर ने बोल दिया कि भाई हमारा जो ट्रक था ये मोदी नगर में चढ़ा है। तो वो ई वे बिल में हमारा प्लेस ऑफ लोडिंग मेरठ दिखाया, जबकि ड्राइवर ने मोदी नगर घोषित किया। इस वजह से हमारी अपील आ गई इसमें। अब ऐसे में सर हम साहिब पूछ रहे हैं कि 12 किलोमीटर मशीन क्यों चली, तो उसके लिए सर क्या करें? मतलब हमने तो सारे पेपर लगाए हैं, वर्क ऑर्डर लगाया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ई वे बिल लगाया है,
हमारी बैंक स्टेटमेंट वगैरह जिससे हमको एडवांस आया सब लगाया है, लेकिन ये 12 सर किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, चेंज ऑफ अपलोडिंग पॉइंट यूएस। सर देखो, एक सिर्फ ड्राइवर के बयान के आधार पे वो आप पे टैक्स नहीं लगा सकते, और दूसरी चीज ये भी है कि ई वे बिल अगर माल रोका जाता है, गाजियाबाद रोका या कहीं पे भी रोका उन्होंने, उस टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर हैं, पूरे थे। उसमें कोई अलग ये चीज नहीं है कि उसमें कोई अलग चीज जारी है और बिल अलग चीज का है, तो उसमें उस आधार पे वो रोकनी नहीं चाहिए, ना रोक सकते। ये तो रुक गई सर थी, वो तो पेनल्टी सर रुक चुकी, पेनल्टी लग चुकी सर, अपील फाइल हो गई। अपील अधिकारी के लिए सर, अपील सर अधिकारी का क्वेरी ये है उसके लिए सर सर। आपको जजमेंट प्रोवाइड करा दूंगा सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है। थैंक यू। जी सर। हेलो जी सर। जी जी, मैं बोलूँ क्या? हाँ जी, बताइए सर। जी, मैं जौनपुर से डीके श्रीवास्तव एडवोकेट बोल रहा हूँ। जी सर। जी एक मेरी प्रॉब्लम है। जी वैट के पीरियड में 16-17 में असेसमेंट हुआ, जिसमें कि बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल गुड्स ले जाई गई है। जी क्लोजिंग बैलेंस में है वो हमारे वो ऑडिटेड केस है, जी इनकम से ऑडिटेड बैलेंस शीट है। जी प्रॉब्लम ये हुई कि 17-18 में जब हमने उसको मशीन को सोल्ड आउट किया, तो सेल जी करने के बाद हमने उसको टैक्स जमा किया। और फर्म हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी पहले, वो बाद में ट्रेडिंग कंसर्न में हो गई है। तो मैंने 17-18 में मशीन को बेच करके उस पर टैक्स जमा कर दिया है। ठीक है। 16-17 में ये मानते हुए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बंद हो गई है, इसलिए आप पर इस पर टैक्स सिस्टम लगाना चाहिए। तो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को डिनाई करते हुए 16-17 में ही टैक्स लगा दिया। और ट्रिब्यूनल ने भी उसको कंफर्म कर दिया, ये कहते हुए कि 16-17 में आपकी मशीन पर टैक्स ये आरोपित किया जाता है। 17-18 में एक्चुअली हमने जो है टैक्स जमा भी किया है और सेल किया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? दो दो जगह टैक्स देंगे नहीं कैपिटल गुड्स पर। नहीं सर, दो जगह देने की जरूरत ही नहीं है, और हाँ, जब सिर्फ आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बंद करने से आपके कैपिटल गुड्स पर टैक्स नहीं लग सकता। बिल्कुल ये और नेक्स्ट ईयर अगर आपने खुद से टैक्स जमा भी कर दिया है, यहाँ तो जमा उसके किया ब्याह पे आपको बेनिफिट मिल जाना चाहिए, आप हाई कोर्ट चले जाइए मेंबर ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अगेंस्ट। ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। क्या हाँ जी। ट्रिब्यूनल में रेक्टिफिकेशन हो सकता है क्या? 17-18 का असेसमेंट आर्डर दिखा करके और टैक्स की चालान दिखा करके जी क्या वो रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने आर्डर को ट्रिब्यूनल में? नहीं सर, वहाँ पे सुनवाई हो चुकी है ना आपकी नहीं, ट्रिब्यूनल में तो। सुनवाई ट्रिब्यूनल में मेरिट पर हुई है, क्योंकि नीचे से एक पार्टी आर्डर था। जी फर्स्ट अपील के आर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल गए थे। वहां ट्रिब्यूनल जी ने इस वर्जन को, हमारे बाकी सब मान लिया, लेकिन इस वर्जन को नहीं माना। इस वर्जन पर सर, भी आरोपित कर दिया क्लोजिंग स्टॉक पर कैपिटल गुड्स के। फिर तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा सर। हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। हाँ जी, अगर उसमें कोई चीज ऐसी है कि आपने कही और उन्होंने उस पे ध्यान ही नहीं दिया, फिर तो आप उसमें धारा 31 लगा सकते हैं। ध्यान नहीं दिया नेचुरली, उनके आर्डर, ट्रिब्यूनल के आर्डर से तो यही लग रहा है कि ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो आप एक बार धारा 31 लगा के देख भी सकते हैं, उसमें कोई। अच्छा, ठीक, थैंक यू टैक्स छोड़ना 2 बार देना पड़ेगा, ज्यादा जी। होगा तो केवल ब्याज की लायबिलिटी आएगी, लेट जमा किया 2 बार थोड़ा नहीं टैक्स सर, जमा करना पड़ेगा। नहीं, वो 17-18 के फर्स्ट पार्ट में ही अप्रैल में जून में मैंने टैक्स जमा कर दिया है। टैक्स तो जमा हो गया ना एक बार, हाँ, टैक्स यदि जमा हो 16-17 का भी वो मान रहे हैं तो जी। 17-18 में आपने जमा कर दिया, खाली इंटरेस्ट मांगेंगे कि लेट जमा किया आपने, बस यही तो करेंगे नहीं, और क्या कर सकते हैं। रिटर्न टाइमली है। रिटर्न में टाइमली है, टैक्स भी जमा हुआ है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, यदि उन्होंने कंफर्म कर दिया ट्रिब्यूनल ने 16-17 के लिए, जी हाँ। 16-17 में भी यदि सेल मान रहे हैं वो, तो टैक्स आपका जमा तो है ही ऑलरेडी। 2 बार तो ना जमा करोगे आप अभी पूछ रहे थे ना कि 2 बार जमा करना पड़ेगा। नहीं, अब एक्चुअली बुक वर्जन हमारा ये कह रहा है कि बुक वर्जन हमारा 17-18 में हमने सेल किया उसको। तो 17-18 में सेल किया अप्रैल में जून में, और अप्रैल में जून में टैक्स जमा हुआ है वो। और हमारे अकाउंट्स में भी है, असेसमेंट में अंकित जी जो टैक्स आरोपित कर रहे हैं। अंकित जी जो आपसे कह, वो तो मैं टैक्स की बात केवल कह रहा था। अंकित जी ने जो आपको सलाह दी है बिल्कुल सही दी है, या तो आप वहां पे धारा 31 लगा के देख लो, नहीं तो हाईकोर्ट जाओगे 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर ये बिल का एक क्वेश्चन था क्या सर। मोहन जी का प्रश्न था? वो बच्चा जो पूछ सर रहा था। टाइम हो चुका है सर, हमारे मेन स्पीकर। क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि अपने सचिन कुमार मिश्रा जी ने जवाब दिया है हाँ कि जी हाँ जी, उन्होंने उसको ऐसा एक क्रिएशन साइटेशन दी है, ये मोबाइल में जो गाड़ी पकड़ी हुई है ना शैलजा मैम, आप नोट कर लीजिए ये चैट साइटेशन से। नोट करने के लिए मैं बता रहा था कि साइटेशन नोट कर लें ये।
OSR creation versus State of UP and other, इलाहाबाद हाई कोर्ट, नोट कर लीजिए आप। टाइम तो हो गया मुझे पता है, लेकिन जो अपने गेस्ट हैं आज अभी तक भी आए नहीं है। थोड़ा अभी आज ज्वाइन नहीं करा, वो कहीं उस कंफ्यूजन में बैठे हुए थे कि लिंक नहीं आया, क्योंकि अच्छा लिंक अच्छा मैं भेज दिया था। कोई नहीं सर, इतना राकेश सर की कोई क्वेरी है सर वो ले लेते हैं सर। जी जी सर, जी सर बताइए सर। सर ये पूछ रहा था, जैसे रिसेंटली में गाड़ी इलाहाबाद से सोनभद्र के लिए सर ईवे बिल से आ रही थी, तो उन्होंने गाड़ी को चेक किया और चेक करने के दौरान इलाहाबाद में सर 2 फर्में पार्टी ने रजिस्टर्ड करा रखी थी, और जी उसमें क्या हुआ कि जो ईवे बिल जनरेट हुआ तो जिस दूसरी फर्म के नाम से एक फर्म से ईवे बिल जनरेट किया गया, उसमें उसकी ब्रांच आपकी सोनभद्र में थी। तो जी सिस्टम पे जब इन लोगों ने ईवे बिल जनरेट किया तो जनरेट करने में पहला वाला एड्रेस सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, कभी कभी ऑटोमेटिकली उसमें ले लेता है। जी तो उसमें क्या हुआ कि उसने कोई टैक्स सप्रेस नहीं किया, बिल सारे सही किए, सारी उसकी सामान सही थी, और सब गुड्स भी सारे टैक्स इनवाइस वाले थे, सोलर का पार्ट था पूरा जो है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। इन लोगों ने जब गाड़ी सोनभद्र आई तो गाड़ी को उन्होंने कहा कि भाई आपका ईवे बिल का एड्रेस तो इसमें तो आप जीएसटी नंबर तो आपका सेम है ब्रांच का, लेकिन आपका चूंकि आपने इलाहाबाद को इलाहाबाद का ही दिया था, तो सोनभद्र लेके आप क्यों आ गए, आपका इसमें बिलिंग एड्रेस गलत था। तो जी इसलिए उन्होंने गाड़ी को उन्होंने यहाँ पर जो है डिटेन चेक किया और उसको डिटेन कर दिया। फिर उन्होंने उस पर कहा कि नहीं आप इसमें पेनाल्टी जमा करके गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। ठीक है, उसने ऑनेस्टली जमा करके छुड़ा भी लिया। गलती सर इसमें ये हो गई, जैसे उसका जो इन्फोर्समेंट का सर ये जो रेक्टिफिकेशन पार्टी ने डाल दिया उसमें, तो सर वो रेक्टिफिकेशन का अभी तक इन लोगों ने कुछ वो नहीं किया, मतलब उसमें कोई नोटिस जारी नहीं की, कुछ नहीं की। तो उसमें सर क्या होगा आगे में, जो है उसमें क्या हो सकता है? नहीं, उसकी तो अब तो अपील फाइल करते हैं ना, आप उसमें रेक्टिफिकेशन किस चीज का डाला है? कि ये जो इन्होंने जो गाड़ी पकड़ी था, रीजन देके कि हमारा बिल वगैरह सारा सही था और नहीं सारा सर, उसकी अपील फाइल होगी सर, रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल होगा। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो उन्होंने 129 का ऑर्डर किया है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल होगी सर। तो सर एक हाँ बात पूछनी थी सर, जैसे अब तो वो गलती तो उन्होंने कर दी, रेक्टिफिकेशन डाल करके वेट कर रहे थे कोई नोटिस इशू करे या जी कुछ जी करे, तो नहीं अपील नहीं, की आप उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील चले जाइए, सर अपील की आप उसका वेट। सर अपील की टाइमिंग तो चलेगी 3 महीने की, तो कैसे होगा फिर? 30 दिन ऊपर भी हो चुके? 3 मंथ बीत गए सर, उसके रेक्टिफिकेशन तो टाइम नहीं, 3 मंथ के बाद में 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड सर होता है। वो चले गए सर वो, लेकिन अच्छा, वो भी चला गया सर। हाँ, केवल ये वेट कर रहे थे कि मतलब रेक्टिफिकेशन डाला तो मेरे को क्वेरी करेंगे या बुलाएंगे, कुछ करेंगे, तो इन्होंने अपील नहीं करी थी सर। तो उसमें ऐसे मैटर्स में क्या होगा सर? सर आप हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट से एक बार इसमें मिल लीजिए, वो आपकी जो भी इसमें वो मदद होगी ना वो कर देंगे, कुछ भी उसमें तामीली मानते हुए उसकी। ठीक है। इसमें सर 161 की रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन अगर पेंडिंग होती है तो अपील एडमिट ही नहीं होगी, इसलिए हमारे ओपिनियन दरअसल में इन्होंने 161 लगाई गलत ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी सर 161 लगाने की। वो ठीक है, इन्होंने गलत लगाई, लेकिन अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ 161 एप्लीकेशन नो अपील कुड बी रजिस्टर्ड, इस पोजीशन पे ये 161 का भले ही रिजेक्शन का ऑर्डर करा ले तब अपील कर दे, तो रिजेक्शन तो होनी ही होनी, लेकिन 161 का ऑर्डर लगा के अपील हो सकती है इसमें सर। सर रेक्टिफिकेशन क्या रिजेक्ट करेंगे? अंकित हाँ जी, रिजेक्ट ही करेंगे सर। जी सर जी। हाँ अजय महेश्वरी, नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं सर? वीडियो को ऑफ कर रखिए आज। अच्छा एक सेकंड, ठीक है जी सर जी जी। एक्चुअली एक क्वेरी मेरी भी है, एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 17 जनवरी को। नरेश प्रजापति ने हैंड रेज करा हुआ है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। हर्ष भाई नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छा तो नमस्कार, मैं कह रहा हूँ नमस्कार सर, वेलकम वेलकम। एक्चुअली अंकित जी मेरी क्वेरी ये है, मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 17 जनवरी को जी, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 28 जनवरी को, जी उस बीच एक परचेज पार्टी ने कर ली और उस पे आईटीसी जो बना IGST 40,000 रुपए। अब मैं अगर उस पे GST नंबर बिल्कुल अमेंड भी कर लेता हूँ तो GSTR1 में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे,
तो जी इसमें तो आई थिंक सेक्शन 18(1)(b) में ITC 01 में इसे ITC क्लेम कर लिया जाए इसका। उसके लिए सर आपको फिर वहां पर प्रूफ देना होगा कि आपने इस डेट से अप्लाई किया था, हाँ नहीं वो तो प्रूफ तो क्योंकि वो है, हाँ जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ है, बट चूंकि ITC छोड़ भी नहीं सकते नहीं 40,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे सिर्फ वो डेट आती है जिस डेट को वो अप्रूव करते हैं। नहीं अरे आप जिस इसमें डेट आ से अप्लाई रही करते हैं वो नहीं आती। इस सर्टिफिकेट में आ रही है बाई अगर चांस आ कि रही इसमें है आ तो सर रही है। आपको GST 1 में बेनिफिट मिल जाएगा, GST 1 में एक्सेप्ट कर लेगा वो, अगर नहीं आपके नहीं सर्टिफिकेट में आ रही नहीं कर रहा ना, खूब ट्राई कर लिया, नहीं कर रहा। वो तो दिखा आप एक बार देता कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है इनवॉइस की डेट के बाद है, ये उसमें एरर आ जाती है। तो आप एक बार इसमें लगा कर देखिए सर, फिर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा अगर आप इसमें सफलता मिलती है तो। अब मेरे ख्याल से तो मैं तो ये लग रहा सेक्शन 18(1)(b) में इसे क्लेम कर जी लूं। जी सर, आप एक बार करके एक बार हाँ, क्योंकि और कोई बताइएगा रास्ता सर, फिर उसके बाद नजर नहीं आ रहा नहीं है सर, इसका, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं सर। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 2023 में, जी सर। अब उसे रिवोक कैसे GST में, करें? GST में सर, जी जी GST में। सर हाई कोर्ट में रिट डाल के ही होगा सर वो तो। अच्छा वैसे नहीं होगा? नहीं सर वैसे नहीं। ठीक है सर। चलिए सर, अब हमारे ख्याल से पंकज जी हमारे आगे पंकज सर आ गए। हाँ। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सब माइक्रोफोन म्यूट कर लें। पीछे कौन? हमारे आज के मुख्य वक्ता सरस्वती पुत्र सर नमस्कार, राजेश कलाकार खंडेलवाल चुके हैं, नहीं है सर। और मैं उनको उद्बोधन के लिए रिक्वेस्ट करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि शैलेश भाई थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर का। जी सर। पंकज सर का सर के पीछे साथ वो खड़े कोई हुए उनका स्टाफ पहचाने जो लग है रहे वो थोड़े ठीक से। करवा रहे पंकज सर हैं। अपना कौन है? राजेश जी है सर मैं राजेश खंडेलवाल से हूँ, आज हम दोनों का फिजिकल प्रोग्राम भी है। राजेश सर है, राजेश सर। चलिए नमस्कार सर, राजेश जी। एक के साथ एक आज फ्री शाम को 6:30 सर का दूसरा प्रोग्राम भी है, कहीं जाके सेमिनार इनकी फिजिकल। आज फिजिकल प्रोग्राम भी है हमारा सर एक। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज एक के साथ एक फ्री है हमारे हेलो स्पेशलिटी। तो आज जानते ही है। नमस्कार सर, पहचान में ही नहीं आए, आप तो इतने कमजोर हो गए वो पढ़ाते पढ़ाते। सर, 3 दिन से वायरल है ना, वायरल चल रहा राजेश है सर, तो पढ़ाते थोड़ा। पढ़ाते इतने कमजोर हो गए, आप तो पहचान में ही नहीं आए। नहीं सर, बुखार में बहुत फीवर, 3 दिन से बीमार पड़ा हूँ, आज ही ठीक हुआ हूँ सर। चलिए सर, बहुत अच्छा मैं कह रहा हूँ, पढ़ाते लगा। पढ़ाते इतने कमजोर हो गए कि आप दिखाई नहीं, समझ में नहीं आया पहले तो। ठीक है सर जी। शरीफ भाई, पहले पंकज सर का हाँ फटाफट सर, परिचय दे बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। मैं सबसे पहले अब मैं एक राजेश सर को भी रिक्वेस्ट औपचारिक करेंगे, राजेश सर भी परिचय बैठे थे हमारे साथ ही। राजेश खंडेलवाल जी का परिचय हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसके पहले। सर आप भी बैठिए साथ में। सर ऐसा है ना, मेरा पहले GST का प्रोग्राम है, तो गुरु उसके बाद आशीर्वाद मिलेंगे। मिलेगा आज। जी चलिए, आज हमारे पास सौभाग्य है कि आज दो गुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं, और पंकज मिश्रा जी का परिचय मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आज कार्यक्रम में विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा सहित। CA पंकज कुमार मिश्रा FCA हैं, FAAFD फॉरेंसिक ऑडिटर, MCOM BCOM किए हुए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट के आप फेलो मेंबर हैं। आप ICAI की डायरेक्ट टैक्स कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। प्रोफेशनली आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों कराधान के क्षेत्र का काम देखते हैं, और दोनों विषय के अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी करते हैं। आपके प्रैक्टिकल के क्षेत्र में कर अनुपालन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रबंधन, व्यवसाय संरचना, विदेशी मुद्रा कानून सहित विदेशी व्यापार नीति के मामलों पर सलाहकार सेवा शामिल है। आप आयकर अधिकारियों के साथ कराधान मामलों में और आयकर कार्रवाई के जटिल मुद्दों को संभालने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच व्यापार अधिग्रहण, रणनीतिक व्यवसाय प्रबंधन और विभिन्न संयुक्त उद्यमों की सुविधा के लिए उचित परिश्रम और उचित प्रैक्टिकल का समृद्ध अनुभव है। आपने कंपनियों के दृष्टि दृष्टि टेक्निकली जो दक्षता है उसके विकास के लिए कई कार्य किए हैं। ये पंकज जी का संक्षिप्त परिचय जो मैंने आपके सामने रखा। और अब मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि आज अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय आज बजट के ऊपर इनकम टैक्स के जी नया एक्ट आ रहा है।
जिन बंधुओं के माइक्रोफोन चालू बंद कर लें प्लीज। पंकज जी उधर प्रारंभ करिए। नमस्कार सर। सर वेलकम सर, नमस्कार आप सबों को सादर प्रणाम। सर। नमस्कार सर, सर आपका आशीर्वाद सर, आशीर्वाद चाहिए सर आपका जी। सर देखो मैं इतना बड़ा तो नहीं सर हूँ आपको कि तो सीधा सीधा कहना चाहिए सबको शुभाशीष। सर आशीर्वाद आप लोगों का रहे मेरे ऊपर। सर आप गुरु हैं हमारे। आप याद करो और मैं आपकी सेवा में ऑलवेज तत्पर रहूं, हाजिर रहूं सर और आप कुछ अपने ज्ञान में आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। उससे वो चीज़ तभी संभव है जब आप सभी बड़े बंधुओं का, मेरे जो वेल विशर्स हैं उन सबका मुझे सपोर्ट और मुझे आशीर्वाद मिले और मुझे मोटिवेशन मिले ऑलवेज कि मैं अच्छा कर सकूं। तो एक बार सारे लोग बोलते हैं राधे राधे और काम शुरू करते हैं सर। जी सर, राधे 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 राधे। राधे सर, राधे राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्क्रीन शेयर करते हैं, है ना सर? जी सर। सर मेरा स्क्रीन विजिबल हुआ सर? सर आ रहा है अभी, डाउनलोड हो रहा है। आ गया सर। आ गया सर। द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यूनियन बजट 2025। राइट सर। जी सर। तो सर शुरुआत करते हैं। हमने, आपको पता है सर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यूनियन बजट 2025। सबसे पहले सर आपको पता है कि रेट्स में क्या चेंजेस आए। इस रेट के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि नया स्लैब हमारे को आ गया है। नए स्लैब को जानने के लिए सर आप सबको पता होगा कि नए स्लैब में इन्होंने 4 के फ्रैक्शन में ये स्लैब बनाया है। जैसे अपने 4 का टेबल होता है, उस 4 के टेबल को ध्यान में रखते हुए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाया है, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड मोर देन 24 लाख। रेट 5 के फ्रैक्शन में लिखा है, 5, 10, 15, 20, 25 and 30%. This is the new rate as per the new slab and new income tax rate with effect from assessment year 2026-27. This income tax rate will be leviable and will be applicable. तो सर 4 लाख तक नील है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% रहेगा, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% रहेगा, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15%, 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20%, 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25% एंड मोर देन 24 लाख के बीच में 30% रहेगा सर। ये रेट, बहुत से लोग इस बात को लेके भी काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जो ये न्यू इनकम टैक्स स्लैब है, इस न्यू इनकम टैक्स स्लैब आने की वजह से क्या ओल्ड रिजीम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि वो कॉन्सेप्ट अभी है, राइट? तो सर अभी दोनों ही चल रहे हैं, न्यू रिजीम एज वेल एज दी ओल्ड रिजीम। इसके बाद मैं ओल्ड रिजीम के रेट्स को बता देता हूं जो एज पर बजट ये ओल्ड रिजीम अपने को एप्लीकेबल है। दैट इज पुराना फॉर ओल्ड रिजीम दिस रेट्स आर स्टिल अवेलेबल अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh it's a 30%. This is for the every individual HUF and EOP and BOI. For this was the old rate which is applicable, and this is for the who is of the age of 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year. उसके लिए सर यहाँ पे आपको पता है जो 60 साल और 80 साल के बीच में जो लोग हैं पुराने रिजीम में, उनका रेट है अप टू 3 लाख देयर इज अ नील, 3 लाख to 5 lakh there is a 5%, 5 lakh to 10 lakh there is 20%, and above 10 lakh there is 30% rate is there. Now इसके बाद सर एक सुपर सीनियर सिटीजन का भी कॉन्सेप्ट आया है, था पहले से ही, जो who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, that is 5 lakh तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है।
5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख 30%। और ऑल आर सब्जेक्ट टू द मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। ये तो सर रेट की बात हो गई। अभी हमने देखा कि रेट ऊपर जब हमारा न्यू इनकम टैक्स स्लैब जब 0 से 4 लाख रुपए तक पहुंच रहा है, 0 से 4 लाख रुपए तक है, और 4 से 8 लाख और 8 लाख से 12 लाख, तो सर यहाँ पे 2 स्लैब आ रहे हैं 5% से 10% के बीच में। और वहां पे जब यूनियन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि जब 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने का, 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सर उसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब कि 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम होगी, उस इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और उस टैक्स के ऊपर जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स बनेगा, उस 12 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स का हम सेक्शन 87A में आपको रिबेट देंगे। राइट, उस रिबेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। वो क्या है सर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सर अब मेरे इसमें मैंने जो पीपीटी बनाया है, इस पीपीटी में मैंने प्रोविजंस, सारे कुछ प्रोविजंस भी डाले हैं जो पिछली बार क्या था और अभी के डेट में क्या चेंजेस आए, सो दैट कि जितने ऑडियंस हैं उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए वन गो में और उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे फाइनेंस एक्ट 2023 में इंसर्ट हुआ था ये प्रोविजन, टू प्रोवाइड रिबेट ऑफ द इनकम टैक्स इन केस वेयर द टोटल इनकम ऑफ सच एसएससी इज चार्जेबल टू टैक्स। Provision to section 87 capital A provides the rebate of income tax in case of such individual up to rupees 25,000, जहां पे total income does not exceed 7 lakh rupees, right? And the marginal relief where the total income exceed rupees 7 lakh to income chargeable to tax under subsection 1A of section 15 BAC। ये तो सर पिछली बार का प्रोविजन हो गया, ये पिछली बार ये प्रोविजन था। अब चेंजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। From the assessment year 2026-27 onwards, for an SSC being an individual resident in India whose income is chargeable to tax under subsection 1A of section 115 BAC, मतलब ये न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं। It is proposed to enhance the limit of the total income, कितना जी, from 7 lakh to 12 lakh, मतलब 7 लाख से 12 लाख रुपए तक इनकम हम आपको प्रपोज कर रहे हैं जो 87A में कंसिडर किया जाएगा। एंड द लिमिट ऑफ रिबेट इन क्लॉज ए ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 87 कैपिटल ए फ्रॉम ₹25,000 टू ₹60,000, ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। रैशनलाइज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 87A बाय इंसर्टिंग द न्यू प्रोविजन so as to provide that the deduction under the first proviso shall not exceed the amount of income tax payable as per the rate prescribed in the section 115 BAC. Further, as mentioned in para 4 above, सर आपको ये भी पता है कि जो ये 12 लाख रुपए तक का इनकम हुआ है, ये 12 लाख रुपए तक का इनकम में केवल नॉर्मल इनकम की बात ये कर रहे हैं। अगर आपके पास में कोई स्पेशल इनकम है विच इज चार्जेबल टू स्पेशल रेट, दैट इज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1111 कैपिटल ए एंड 112 एक्सेट्रा, इन दैट सर्कमस्टांसेस जो 12 लाख की लिमिट है, उस 12 लाख की लिमिट में इस वाले लिमिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर आपको अलग से स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सर आपका हो गया पहला अमेंडमेंट, जो मेजर अमेंडमेंट है, जो 12 लाख एंड द रिबेट के ऊपर बात करी है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अमेंडमेंट। उसके बाद सर हम देखते हैं कि टीडीएस के ऊपर कुछ चेंजेस आए हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो भी हम चेक कर लेते हैं क्या प्रोविजन है सर हर पर्टिकुलर सेक्शन वाइज जिसको हमने फ्रेम करा है। TDS provision have the various threshold of the amount of the payment or the amount of the income beyond which tax is required to be deducted. It is proposed to rationalize these threshold as below. Section number 1, 193 में पहले कुछ भी नहीं था सर। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करते हैं, नील, और प्रपोज थ्रेशोल्ड कितना है सर, 10,000 रुपीज है। 194 कैपिटल है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज थी पहले सर। 3 लिमिट हुआ करते थे, 50,000, 40,000, 5,000। 50,000 rupees is applicable for the senior citizen, 40,000 in any other case, and 40,000 in case other when payer is the bank, cooperative society and the post office, and rupees 5,000 in any other case। उतने का हमारे को 194 कैपिटल ए में TDS इंटरेस्ट ऑन TDS का इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर जो TDS काटना था, ये प्रोविजन वहां पे था। अब प्रपोज थ्रेशोल्ड लिमिट इन्होंने करा ₹1 लाख फॉर द सीनियर सिटीजन, ₹50,000 इन केस ऑफ द अदर्स व्हेन पेयर इज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द पोस्ट ऑफिस, एंड ₹10,000 इन अदर केसेस।
नाउ 194A डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर 5,000 से 10,000 किया सर इसको, 5,000 अभी एग्जिस्टिंग है, 10,000 कर दिया। 194K जो कहता है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग ₹5,000 to 10,000 रुपीज किया यहाँ पे। 5 to 6 यहाँ पे देख ले 194B एंड 194BB की बात कर रहे हैं, जो 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा, 194BB विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस। सर ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है इसका? एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और इसको प्रपोज कितना करा इन्होंने? ₹10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, ये बात कही इन्होंने। 194D इंश्योरेंस कमीशन 15,000 से 20,000 कर दिया, 194G 15,000 से 20,000 कर दिया, और 194HB 15,000 रुपए से 20,000 कर दिया। ये प्रपोज्ड है सर लिमिट, ये इन्होंने इंक्रीज करा है। 194I 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ₹50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये नया आपका प्रपोजल इन्होंने डाला है कि जी 50,000 रुपए पर मंथ आपको काटना है इन दैट सर्कमस्टांसेस। 194J फी फॉर द प्रोफेशनल और द टेक्निकल सर्विसेज, जो ₹30,000 था, इस 30,000 से इन्होंने 50,000 कर दिया। 194LA इनकम बाय वे ऑफ इनहैंस्ड कंपनसेशन, दैट इज ₹2,50,000 to ₹5 लाख, ये प्रपोजल इस पे आ गया सर। तो सर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? आई होप। जी सर, यहाँ तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप जी सर, बिल्कुल क्लियर सर। प्लीज एक्नॉलेज करें और मुझे कंफर्म करें। जी सर। राइट सर। अब सर एक नया, अभी तो टीडीएस की बात कर रहे थे, टीडीएस में ये पर्टिकुलर चेंजेस, थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह बढ़े हैं, कुछ रैशनलाइजेशन टीसीएस में भी किया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसमें भी कुछ रैशनलाइजेशन है, वो हम देखते हैं सेक्शन 206C(1) में क्या था सर। पहले वो सेक्शन देखते हैं कि क्या चेंज आया है। डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस rationalized for the collection of tax at source. पहले सर देखना, सब सेक्शन 1 of section 206 of the act states that every seller, जो seller है, shall collect tax at source from the buyer of the goods of certain specified nature at the rates specified in the subsection. अच्छी बात है जी। Under subsection 1 of section 206C of the act, presently TCS is 2.5% is required to be collected on the sale of the goods of the following nature. क्या कौन कौन से हैं सर? Timber obtained under the forest lease, timber obtained by any mode other than under a forest lease, or any other forest produce not being timber or the tendu leaves. अब यहाँ पे सर क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या चीज है? दिस फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट अर्लियर, तो इसके लिए देयर वेरियस रिप्रेजेंटेशन वे रिसीव्ड that no definition has been provided in the act for the forest produce, which is creating difficulties. Problem क्या आ रही थी इसको? Which is creating difficulties in application of the relevant provision of the act. Also, the provision is being made applicable to traders who are selling such produce. To bring clarity regarding the meaning of the forest produce, it is proposed that forest produce shall have the same meaning as defined in any state act of the time being in force or in the Indian Forest Act. सर इन्होंने कहा फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ये मतलब होगा जो मतलब इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और इन द स्टेट इन फोर्स है, वो वाला वुड बी कंसीडर्ड एज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्या क्या डिफाइन करता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। तो इन्होंने कहा जी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स द फॉलोइंग वेदर फाउंड इन और ब्रॉट फ्रॉम, found in or brought from a forest or not, that is to say timber, charcoal, kachok, catchy woodvile, resin, natural varish, bark, lac, mahua flowers, mahua seeds, ये कुछ particular terms हैं जो फॉरेस्ट एक्ट में लिखे हुए हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड करने के लिए। द फॉलोइंग व्हेन फाउंड इन और ब्रॉट फ्रॉम अ फॉरेस्ट, दैट इज टू से ट्रीज एंड लीव्स, flowers and fruits, and all other parts of produce not herein before mentioned of trees, plants not being trees, and all part of the produce of the such plants, wild animals and skin, tusk, horns, bones, silks, cocoons, honey, and wax, and all other part of the produce of the animals, and peat, surface soil, rock and minerals, etc. These are the forest produce as per the Indian Forest Act 1927, which is prescribed, which is defined
as a forest produce includes these following items A and B. अब सर हुआ क्या ये देखते हैं. Further, it is proposed that to address the applicability of the TCS on traders or forest produce, only such other forest produce which is obtained under forest lease will be covered under the TCS. These amendments will take effect from the first day of April 2025. The amended rate of the collection पहले 2.5% था, रेट भी अमेंड करा इन्होंने. क्या करा सर? Timber or any other forest produce not being tender leaves obtained under a forest lease, that would be the 2%, and the timber obtained any other mode other than under a forest lease, that would be the 2%. ये रेट इन्होंने चेंज करा यहाँ पे. Coming to the next part, यहाँ तक सर, I hope things is okay. You are getting? जी सर. राइट सर. नाउ अब सर रैशनलाइजेशन और व्हाट टीडीएस प्रोविजन का. अभी क्या प्रोविजन आया सर? आपको पता है कि सेक्शन 206C 1 कैपिटल H एंड सेक्शन 194Q, यहाँ पे सर बहुत सेम ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस काटने होते थे, राइट. उसके वजह से होता क्या था सर, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि एक ही ट्रांजेक्शन पे दो बार टीडीएस कट रहा है, कंप्लायंस बर्डन बढ़ रहा है, और 26As वगैरह आपस में रिकंसाइल नहीं हो पा रहे थे. तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेक्शन 206C कैपिटल C 1 कैपिटल H जो सेक्शन है, इसको इन्होंने ओमिट कर दिया यहाँ से. उसके पीछे रीजन इन्होंने क्या दिया है वो एक बार देख लेते हैं. सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C ऑफ दैट क्या रिक्वायर्ड था? रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्ड कंसिडरेशन फॉर सेल, हु रिसीव्ड कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ द गुड्स. ये बात कही उन्होंने, जिसकी वैल्यू की बात कही. एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 50 lakhs in any period to collect from the buyer at the rate of 0.1% of the sale consideration exceeding of rupees 50 lakh subject to certain conditions. करेक्ट है जी. अब 190 ये किसके लिए कंडीशन था? फॉर द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, राइट. 206C 1 सेल, जो कोई माल बेचेगा. नाउ कमिंग टू द सेक्शन 194Q, require any person being a buyer to deduct tax at the rate of 0.1% payment made to the resident seller. ये बात यहाँ पे होगी जी. तब इन्होंने कहा कि एक ही ट्रांजेक्शन दो बार कैसे पॉसिबल है? कमिंग टू दिस, द रिजल्ट इन बोथ द TDS and TCS being made applicable on the same transaction, right. अब देखते हैं करा क्या इसके ऊपर. Therefore, to facilitate ease of doing business and reduce compliance burden on the taxpayer. सर इस बार के बजट में दो चीजों पे बहुत ध्यान रखा गया है. एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन. कैसे से कि ऑन द टैक्स पेयर इट हैज बीन टेकन केयर बाय दिस बजट. It is proposed that provision of subsection 1H of section 206C of that will not be applicable from the first day of April 2025. मतलब इस सेक्शन को ही इन्होंने ओमिट कर दिया कि अब सेक्शन 206C 1H में टीडीएस काटने की टीसीएस की कलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको उन्होंने ओमिट कर दिया. नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट. सर एक और था टीसीएस के रिगार्डिंग कि अगर कोई नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है, राइट, तो उस केस में था कि नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है तो आपको हायर रेट ऑफ टैक्स पे उसका टैक्स कलेक्ट करना था. तो डिपार्टमेंट ने अपने आप इस चीज को कंसिडर किया कि प्रैक्टिकली दिस इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट और टू इंश्योर कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल करा है कि नहीं करा. खुद इन्होंने इस चीज को एनालाइज करा और ये रियलाइज करा कि प्रैक्टिकली मार्केट में स्टेक होल्डर्स आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी इन्होंने ऑमिट कर दिया. और उसमें भी इन्होंने कहा कि सेक्शन 206CA ऑफ द एक्ट रिक्वायर फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट द हायर रेट when the collector is specified therein is a non-filer of the income tax return. This is subject to the other condition of the income tax also. Representation were made, various representation were received from the various stakeholders that it is really difficult for the deductor and collector at the time of deduction and collection to verify whether the return has been filed or deducted by the deductee and the collector. This was the problem. कि सर ये प्रॉब्लम ये हो रही थी, resulting in application of the higher TDS, resulting in application of the higher rates of the deduction and collection, which accordingly to address this issue and the reduce the compliance burden. फिर वही बात कही
accordingly to address this issue and reduce the compliance burden for the deductor and collector, it is proposed to omit section 206 AA, AB and 206 CA of the Act. This amendment will take effect from 1st day of April 2025. तो सर ये एक वेलकम अमेंडमेंट है कि भाई 206 CA एंड 206 AB सेक्शन को ही आपने ओमिट कर दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, करना भी चाहिए क्योंकि इट वाज रियली a compliance burden was high. बंद करके कैसे उसको वॉल पेपर लेने चलेंगे, राइट? किस टाइम तक मिलता है वो? Now एक another section है similarly, it is section 72 and section 72A, जो इन्होंने rationalization of the provision related to carry forward of the losses in case of amalgamation, section 72 and section 72A. सर इन्होंने कहा कि जी लॉस कैरी फॉरवर्ड आप करोगे, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन ओनली बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स. तो इस प्रोविजन में इन्होंने कहा कि जी चाहे दैट accumulated losses of the amalgamating entity or predecessor entity shall be deemed to be the loss of the amalgamated entity or the successor entity for the previous year in which the amalgamation or business reorganization has been effected or brought into force. Further, section 72 of the Act provides that no loss other than loss from the speculation business under the head profit and gain from the business or profession shall be carried forward for more than 8 assessment year immediately succeeding the assessment year for which this loss was first computed. जी पहली बार जितना लॉस आपने कंप्यूट करा था, हम आपको फर्स्ट ईयर से लेके जब तक आप अमलगमेशन के बाद भी जितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर 8 ईयर ही होगा, उसमें आपको उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा अप टू द पीरियड ऑफ 8 years. दिस इज व्हाट द प्रोविजन इज. Now, in order to bring clarity and parity of the provision of section 72 of the Act, it is proposed to amend section 72A and 72A of the Act. क्या propose करा सर? देखिए सर, any loss forming part of the accumulated loss which is deemed to be the loss of the successor entity shall be eligible to be carried forward for not more than 8 assessment year immediately succeeding the assessment year for which such loss was first computed or original predecessor entity. This proposed amendment is aimed to prevent evergreening of the losses. That is very important. Evergreening of the losses of the predecessor entity resulting from succeeding amalgamation, and also to ensure that no carry forward and setup of accumulated losses is allowed after the 8th assessment year from the immediately succeeding assessment year for which such loss was first computed for the original predecessor entity. So this is also the objective behind this is to allow only the 8 years to carry forward of your carry forward losses and setup of your losses. Acha, now coming into the another section, that is section 17(2) of the Income Tax Act. इसमें सर कुछ लिमिट्स थे पहले 50,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट्स को, उसको इन्होंने चेंज कर दिया परक्विजिट्स के डिफिनेशन में से, और वहां पे इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करने के लिए इन्होंने कहा पर्टिकुलर 17 द परक्विजिट्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट एम्यूनिटी. हम सबको ये पता है, जो पिछले 20-30 सालों से these limits on the income of the employees for the purpose of calculating perquisites were put in place more than 20 to 30 years ago respectively. पिछले 20-30 सालों से सेम रेट्स चले आ रहे हैं. Thus, there is a need to adjust these limits accordingly to take into account changes in the standard of living. ये कहने की जिस लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है और इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गए हैं, इन दैट सर्कमस्टेंसेस आप उसी लिमिट पे चल रहे हो, तो दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड आल्सो. तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने चेंज कर दिया. द अमाउंट ऑन विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड एंड इज रिसीव्ड ऑन द क्लोजर ऑफ द अमाउंट सॉरी दूसरे उस पे सेक्शन पे आ गया. हाँ, the amenities and the benefit received by such employee would be exempt from being treated as perquisites, or the expenditure incurred by the employer for the travel outside India on the medical treatment of the such employee or his family member would not be treated as perquisites. ये इन्होंने कहा, देखिए क्या कहा उन्होंने. अब चेंजेस क्या करें ये दिखाता हूं मैं आपको. चेंजेस यहाँ पे हुए हैं सर. इन क्लॉज 3 इन पैराग्राफ सी ऑफ द वर्ड, पहले 50,000 और 2 लाख रुपए का लिमिट था,
उस 50,000 2 लाख रुपए लिमिट को इन्होंने सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि सीबीडीटी को पावर दे दिया कि भाई आपको जो कंफर्टेबल वर्ड्स हैं आफ्टर द ड्यू एनालिसिस वो प्रिस्क्राइब करना है यहाँ पे। तो इट मीन्स कि जो 50,000 और 2 लाख रुपीज का जो अमाउंट था, दैट अमाउंट इज नाउ नॉट देयर इन द लैंड। These amendments will take effect from the first day of April 2026 and shall accordingly apply in relation to the assessment year 2026-27 and the subsequent assessment year. ये कहानी हो गई सर आपकी सेक्शन 17(2) की। Now deduction under section 80CC of the contribution made to the NPS बात्सल्य। सर ये NPS बात्सल्य एक स्कीम आया था जो माइनर बच्चे के लिए स्कीम था कि जो अकाउंट खुलेगा और ये अकाउंट खुलेगा तो माइनर बच्चे के नाम पे, लेकिन इसके गार्जियन इसको ऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी उसमें अप टू द लिमिट ऑफ 50,000 रुपीज हम आपको डिडक्शन देंगे। इट इज प्रपोज टू एक्सटेंड द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल टू द नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC ऑफ दैट टू कंट्रीब्यूशन मेड टू द एनपीएस बात्सल्य अकाउंट एज फॉलोज। उन्होंने कहा डिडक्शन टू बी अलाउड टू द पेरेंट गार्जियंस टोटल इनकम ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड in the account of any minor under the NPS to the maximum of rupees 50,000 overall as mandated under subsection 1B of the section 80CC(d). The amount on which deduction has been allowed under subsection 1B of the section 80CC(d) or any amount accrued thereon will be charged to tax when such amount is withdrawn, in such case when the deposit was made on the account of the minor। अब ये बात ये आ गई सर एनपीएस के बारे में बात इन्होंने कही कि भाई हम आपको डिडक्शन एडिशनल डिडक्शन देंगे, कुछ उसके रेगुलेशंस बताए वो भी देख लेते, वो हमने देख लिए। अब कमिंग टू द अनदर सेक्शन नेशनल सेविंग स्कीम फ्रॉम द टैक्सेशन अंडर सेक्शन 80CC(a). सर ये एक ना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने एक नोटिफिकेशन इशू करा था। इस अमेंडमेंट के पीछे कारण क्या है सर वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से पहले हमारे पास किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें हमारे पास होती थी और उसमें हमारे को ब्याज मिलता था। अब क्या हुआ, द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर इशूड अ नोटिस डेटेड 29 अगस्त 2024 प्रोवाइडिंग दैट कि इन्होंने बोला कि नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द बैलेंस इन द एनएसएस। ये बात इन्होंने कही जी कोई इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, जो बैलेंस आपका इसमें बच रहा है कब नहीं पे करेंगे, आफ्टर 1/10/2024 के बाद। क्यों करा गया सर? क्योंकि जितने अनक्लेम्ड एनएसएस थे और जितने अनक्लेम्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह थे उन सबको उन्होंने कहा कि इसको अब विड्रॉ कराना कंपलसरी हो गया है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रोविजन में अमेंड करा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अमाउंट रिफंड इन क्लॉज ए व्हिच इज विथड्रॉन on and after 29th August 2024 shall not be charged to tax in case of an SSE being an individual। ये इंडिविजुअल के केस में ये बात कही इन्होंने कि चलो जी ठीक है, आप अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हो 29 अगस्त 2024 के बाद बाय एन इंडिविजुअल which shall not be charged to tax in case of an SSE being an individual। यहां तक सर कहानी समझ में आ गई मुझे। नाउ अब देखते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सर ये सेक्शन 23 की बात कर रहे थे, इसमें कुछ चेंज आया, कुछ अमेंडमेंट आया। वो क्या चेंज है सर? सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू, हम सबको पता है। फर्दर क्या हुआ, विद अ व्यू टू सिंप्लीफाइंग द प्रोविजन इन्होंने प्रपोज करा कि हम सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 को हम अमेंड करते हैं सो एज टू प्रोवाइड दैट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ अ हाउस और एनी पार्ट देयरऑफ shall be taken as nil if the owner occupies it for his own residence, अपने घर के लिए ऑक्युपाई कर, और कैन नॉट एक्चुअली ऑक्युपाई फॉर इट ड्यू टू एनी रीजन। ये ड्यू टू एनी रीजन सर इन्होंने डाला है, ये देखने वाली बात है। पहले यहाँ पे कुछ 2-4 स्पेसिफिक रीजन इन्होंने दे रखा था, अब इन्होंने कहा कि चलो ड्यू टू एनी रीजन अगर आप उसको ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको आप निल ले सकते हैं। The annual value of the property consisting of the house or any part thereof shall be taken as nil if the owner occupies it for his own residence or cannot actually occupy it
ड्यू टू एनी रीजन। ये बात इन्होंने कही यहाँ पे। उसके बाद सर एक नॉन रेसिडेंट के लिए एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ, दैट सेक्शन इज सेक्शन 44BB लेके आए, जो एज ए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की तरह ये वर्क करता है। इन्होंने कहा कि जी फॉर द पर्पस ऑफ द नॉन रेसिडेंट जो engaged in the business of providing services or technology for setting up an electronic manufacturing facility or in connection with the manufacturing or producing electronic goods, article or thing in India, उसके लिए कहा कि a sum equal to 25% of the aggregate amount specified in subsection 2 shall be deemed to be the profit and gain of such business of a non-resident assessee chargeable to tax under the head PGBP of the Income Tax Act। ये बात इन्होंने कही कि जी 44BB इज द न्यू सेक्शन। सिमिलरली सर, जो लोग अभी क्रिप्टो करेंसी में बहुत डील करते थे, तो अब नाउ डिपार्टमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि जी हमें जो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग भी डील कर रहे हैं और जिससे ये परचेस कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी से वो ये चाह रहे हैं कि जी आप भी हमें रिपोर्ट करिए। यानी कि ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये रिपोर्ट करने की बात चल रही है कि उसके लिए नया सेक्शन लेके आए। दो सेक्शन है 285BAA, ए ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो एसेट। दैट इज, इट इज नाउ प्रपोज्ड टू इंसर्ट सेक्शन 285BAA in the act, being the obligation to furnish information of the crypto asset, wherein 285AA Act states any person being a reporting entity as may prescribe in respect of the crypto assets shall furnish information in respect of the transaction in such crypto asset in a statement for such period, time, form, manner to such income tax authority as may be prescribed। ये बात यहाँ पे कही इन्होंने। उसके बाद फर्दर उसके कुछ रूल्स बनाए इन्होंने कि जी ठीक है, अगर आपने कोई फर्निश करते हो अंडर सेक्शन 285BAA और आपके फर्निशिंग में कुछ डिफेक्ट है, तो जिस अथॉरिटी को आप फर्निश करते हो वो अथॉरिटी आपको अपॉर्चुनिटी देगा फॉर रेक्टिफाइंग दैट डिफेक्ट इन द पीरियड ऑफ 30 days। if the defect is not rectified, had furnished inaccurate information in the statement shall be presumed। ये कुछ यहाँ पे दी इन्होंने। फिर ये क्या बात करी, इट इज ऑल्सो प्रपोज्ड सेक्शन 247A to insert subclause D which states that definition of virtual digital asset also includes any crypto asset। तो यहाँ पे इन्होंने definition of virtual digital asset also includes any crypto asset being a digital representation of the value therein that relies on a cryptographically secured distributed ledger or a similar technology to validate and secure transaction, whether or not already included in the definition of the virtual asset। ये important चीज इन्होंने इसमें डाला है। These amendments will take effect from the first day of April 2026। ये एक न्यू अमेंडमेंट आ गया सर। एक सर पिछली बार भी टीडीएस के लिए डिक्रिमिनलाइजेशन की बात इन्होंने करी थी, इस बार सेम डिक्रिमिनलाइजेशन की बात इन्होंने करी है टीसीएस के लिए भी। अगर सेक्शन 276BB में इन्होंने कहा ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोसिक्यूशन in case of the failure to pay the tax collected at source to the credit of central government, the provision of the said section states that if a person fails to pay, this particular section बोलता है अगर कोई person fails to pay to the credit of the central government the tax collected by him, जो टैक्स उसने कलेक्ट करा है और वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसने सरकार के खाते में वो टैक्स जमा नहीं कराया है, he shall be punishable। ये बात कही हुई है इन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ये बात है he shall be punishable with rigorous imprisonment of a term which shall not be less than 3 months but which may extend to the 7 years and with fine। ये ओरिजिनल सेक्शन है सेक्शन 276BB का। नाउ अब प्रपोज क्या करा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इसको पिछले साल जो बजट आया था उसमें उन्होंने टीडीएस को डिक्रिमिनलाइज करा था। इस साल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को में सेक्शन 276BB को डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करी है। इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन 276BB ऑफ द एक्ट
to provide that the prosecution shall not be instituted against a person covered under the said section if the payment of the tax collected at source has been made to the credit of the central government at any time on or before the time prescribed for filing the quarterly statement under provision to subsection 3 of section 206C of the Act in respect of such payment. So, sir, this is a welcome step, welcome amendment, which was actually supposed to be brought in the previous budget itself, but it was not happened on the last budget. The same was now brought in by the budget 2025. Exemption, ये बात हमने कर ली सर. Certain penalties to be imposed by the assessing officer. सर कुछ पेनल्टी जो पहले असेसिंग ऑफिसर को परमिशन लेनी होती थी इम्पोज करने के लिए इन ज्वाइंट कमिश्नर से, उसमें कुछ ये पर्टिकुलर सेक्शंस इन्होंने डाले हैं. आप ये देखेंगे ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं. सेक्शन 271C, 271C, 271CA, 271D, capital 271DA, 271DB, 271E of the Act provide that penalty under this section shall be imposed by the Joint Commissioner, though the assessment in such case were being made by the assessing officer. Penalty under these sections were being imposed by the Joint Commissioner. In order to rationalize the process, it is proposed to amend these section 271 capital C, 271 capital CA, 271D, DA, DB, and E of the Act, so that penalties under these sections shall be levied by the assessing officer in place of the Joint Commissioner, subject to the provision of subsection 2 of section 274 of the Act. Thus, assessing officer shall take the prior approval of the Joint Commissioner for the passing of the penalty order where penalty amount exceeds the limit specified under subsection 2 of section 274 of the Act. This is all. Yes. Now ये एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया हुआ है, जो अपडेटेड रिटर्न था ना सर, पहले आपको पता होगा कि अपडेटेड रिटर्न का जो प्रोविजन है, हम कितने साल तक अपडेटेड रिटर्न अभी तक हम रिवाइज कर पा रहे थे? 3 साल तक जी. सर अभी तक कितने साल कर पा रहे थे? 3 साल जी. सर 2 साल. सर 3 साल मतलब मार्च तक ले सकते थे तीसरा वाला. सर पहले ये 24 महीने के लिए था जी. हाँ पहले 2 साल के लिए था. राइट सर. ये पहले 24 महीने के लिए था कि 12 month and up to the 24 month from the end of the relevant assessment year with an additional tax of 25% and the 50%. ये प्रोविजन था ना सर पहले जी. अब इसमें 2 साल और डाल दिए इन्होंने कि आप अगर चाहें तो अपने अपडेटेड रिटर्न को आप 4 साल तक अपडेट कर सकते हैं. मतलब अप टू 48 मंथ की बात करी है. एक बार सर देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन था क्या, अब उसमें चेंजेस क्या ब्रॉट इन हुए. सब सेक्शन 8A of section 139 of the Act relates to furnishing of the updated return. As per the present provision, an updated return can be filed up to 24 months from the end of the relevant assessment year. सर ये प्रोविजन है. The facility of updated return has promoted, sir सोचना, has promoted voluntarily compliance against payment of additional income tax of 25% of the aggregation of the tax and interest payable for the updated return filed up to the 12 months from the end of the relevant assessment year. For updated return filed after the 12 months and up to the 24 months from the end of the relevant assessment year, the additional income tax of the 50% of aggregate of the tax and interest to be paid. सर ये एक्चुअल प्रोविजन ये था, राइट. अब इसमें चेंजेस क्या है सर, वो देखिए. मैडम का क्या व्यू है? With a view to further nudging voluntary compliances, it is proposed to amend this said subsection so as to extend the time limit to file the updated return from existing 24 month to 48 months from the end of the relevant assessment year. ये बात कही सर. Rate of additional income tax payable for the updated return filed after expiry of
24 months and up to 36 months from the end of the relevant assessment year shall be 60% of aggregate of the tax and interest payable. 60% कह दिया सर, 24 महीने से लेके अगर 36 महीने के बीच में फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अगर आप पे करते हैं shall be 60% of aggregate of tax and the interest payable. Additional rate of additional income tax कितना होगा सर? अगर आप 24 महीने से 36 महीने के बीच में आप टैक्स पे करते हैं तो रेट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल कितना होगा? सर रेट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल कितना होगा इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न? इफ अगर आप फाइल करते हो 24 मंथ एंड अप टू 36 मंथ के बीच में 60% एंड और आप 36 मंथ से आप 48 मंथ में अगर आप फाइल करते हैं तो आपका कितना होगा सर? 70% और एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल। तो सर ये किसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं? किसको बेनिफिट हो रहा है इसमें? This is definitely a benefit for the government department. मतलब this is their own benefit. Further, sir, it is further proposed that no updated return shall be furnished by any person where any notice to show cause under section 148 of the Act has been issued in this case. इनके कहने का क्या मतलब है सर? कि अपडेटेड रिटर्न आप नहीं फाइल कर पाएंगे जहां पे आपको सेक्शन 148 का कोई नोटिस इशू हो गया हुआ है आफ्टर 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 36 महीने के बाद, उसके बाद वेयर सब्सिक्वेंटली एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 148(3) that it is not a fit case to issue a notice under section 148. only in that circumstances आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आफ्टर अपडेटेड रिटर्न मे बी फाइल्ड अप टू 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये बात कही सर इन्होंने। तो सर अपडेटेड रिटर्न की कहानी भी अपने को समझ में आ गई सारी, राइट सर? कमिंग टू दी अनदर अमेंडमेंट, बताएं सर, बताएं, कोई डाउट, कोई क्वेरी सर? चलिए सर पहले मैं इसको कंक्लूड करता हूं फिर हम उसको पहले कंक्लूड कर लें सर। राइट। अमेंडमेंट सेक्शन अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ, सर ये दो बीच में मैंने स्किप करे हैं स्लाइड्स, इसको मैं लास्ट में टेकअप करूंगा, राइट। कुछ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, पहले सर हम डिस्कस करते हैं अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214 ऑफ द एक्ट। डिफाइन द टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को इन्होंने डिफाइन, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। द टर्म कैपिटल एसेट टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ द एनी काइंड, हम सबको पता है। देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इनकम। किस चीज में से डिफिकल्टी आ रही थी? देयर इज सम अनसर्टेनिटी in characterization of income arising from transaction in the security as to whether it is capital gain or business income for the investment funds specified therein. With a view of the providing certainty in respect of the above, it is proposed to amend the Act to provide that any security held by investment fund referred to in section 115 UB, which has invested in such security in accordance with the regulation made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992, would be treated as capital asset. इन्होंने बोला कि would be treated as the capital asset only so that any income arising from transfer of such security would be in the nature of capital gain. ये amendment is applicable from 1st day of April 2026 से इसका amendment होगा। Extension of time limit, जो section 80 IC है, इसका इन्होंने time limit जो कुछ कंडीशंस थे, जो टोटल टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीस एंड इट इज होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ द सर्टिफिकेशन, इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर द 1st day of April 2016 but before the 1st day of April 2025. It is proposed to amend the above section so as to extend the benefit of the another period of the 5 years. मतलब the benefit will be available to eligible startups incorporated before 1/4/2030. The amendment will take effect from 1st April 2024. यहाँ पे क्या अमेंडमेंट करा सर? 1 अप्रैल 2025 तक जो कंपनियां
इनकॉर्पोरेट होती बिफोर 1 अप्रैल 2025 तक जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, सिर्फ 80 IAC का बेनिफिट उन्हीं के ऊपर जाता। तो इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया कि बिफोर 1 अप्रैल 2030 तक जो कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड होंगी उन कंपनियों को 80 IAC का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। एक सर सेक्शन 9 में इन्होंने हार्मोनाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एप्लीकेबिलिटी विद द बिजनेस, ये चीज इन्होंने करा जो पहले एक्सप्लेनेशन में था। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर द पर्पसेस shall inter alia mean transaction in respect of any goods carried out by the non-resident with any person in India. Suggestion have been received that owing to definition of the significant economic presence provide in explanation 2A, the specific exclusion provided in the case of the non-resident for the income arising through or from operation which are confined to the purchase of goods in India for the purposes of export may be denied, and such income may also be treated as income deemed to be accrued and arise in India. It is therefore proposed to amend the explanation 2A of this section 9. सर जैसे आप सबको पता ही है न्यू इनकम टैक्स बिल आ गया है, उस न्यू इनकम टैक्स बिल में बड़े सारे एक्सप्लेनेशंस रिमूव हुए हैं। However, बजट में देखते हैं so that the transaction of the activities of the non-resident in India which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export shall not constitute significant economic presence of a non-resident in India. This will be in coherence with the explanation 1 of the clause 1 of subsection 1 of section 9 of the business connection. These amendments will take effect from the first day of April 2026 and shall accordingly apply in relation to the assessment year 2026-27 and subsequent assessment year. सर ये बिजनेस कनेक्शन की बात होगी, एक नॉन रेसिडेंट की बात हमने करी थी। Bringing clarity in the income of the redemption of the unit linked insurance plan, unit linked insurance policy 1010D में ये एक अमेंडमेंट ये लेके आए। The exemption under this clause shall not apply इतना such policy or policy exceeds rupees 2,50,000 that you live of the capital asset only when the exemption under section 10D does not apply। ये बात इन्होंने कही थी कैपिटल एसेट की। इसकी बाद कमिंग टू द अनदर अमेंडमेंट इन सेक्शन 10 नॉन रेसिडेंट क्लॉज की बात कर रहे थे। 10E that any income accrued or arise to or received by a non-resident on account of transfer of non-deliverable forward contracts or offshore derivative instruments or of over-the-counter derivative or distribution of the income on the offshore derivative instruments enter into with the on-offshore banking unit of an international financial services shall not be included in the total income of the non-resident. इन्होंने एक ये जो मैंने ग्रीन में बोल्ड किया हुआ है सर, एंटर इनटू विद द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विद एन IFC यूनिट shall not be included in the total income subject to the certain condition as may be prescribed। ये यहाँ पे हो गई सर बात सर। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में भी सर हमने देखा कि चैरिटेबल ट्रस्ट में भी कुछ चेंजेस आए। इन्होंने कहा जी स्पेसिफाइड वायलेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन जो सब सेक्शन 4 of 12AB था, वहां पे इन्होंने कहा कि जी अब आपका कोई माइनर सा डिफॉल्ट है, दैट माइनर डिफॉल्ट shall not be treated as your specified violation और आपका registration on that basis would not be rejected. It is therefore proposed to amend the section so as to provide situation where the application for the registration of the trust or institution is not complete shall not be treated as specified violation for the purpose of said subsection। और अगर आपका registration application incomplete है, in that circumstances आप उसको ग्रांट करोगे, मतलब shall not be treated as specified violation and treating them as a specified violation। आप जो पहले रिजेक्ट कर देते थे एप्लीकेशन, अब आप एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस दैट सिमिलरली इन्होंने सेक्शन 13(3) अमेंड करा। जो बात इन्होंने कही, सजेशंस हैव बीन रिसीव्ड that there are difficulties in furnishing certain details of the person other than author, founder, trustee or manager etc. who have made a substantial contribution to the trust or institution. That is to say that any person whose total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds 50,000 rupees. These details are about their relatives and the concerns
in which they are substantially interested. It is therefore proposed to amend subsection 3 of section 13 to provide that a person, a relative of such person, any concern. ये तीन चीज पे बात हुई, यहाँ पे पर्सन पे बात हुई, रिलेटिव ऑफ एनी सच पर्सन पे बात हुई और एनी पर्सन पे बात हुई. क्या कहा उन्होंने? shall be any person whose total contribution to the trust or institution during the relevant previous year exceeds 1 lakh rupees or in aggregate up to the end of the relevant assessment year exceed 10 lakh rupees as the case may be. Relative of any such person as may mentioned in one above shall not be included in the person specified in subsection 3 of section 13, and any concern in which any such person is mentioned in one above has a substantial interest shall not be included in a person specified subsection 3 of section 13. These amendments will take effect from 1st day of April 2025. सर ये जो सारे अमेंडमेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, वो सारे अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे टेकअप कर लिए. अब मैं तो वो अमेंडमेंट्स लेता हूं जो मैंने बीच में आपको स्किप करा दिया था, सो दैट कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो टेकअप कर लें. ये हार्मोनाइजेशन ये मैंने कर लिया सर. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट 80 IC ये भी मैंने दिखा दिया आपको. 214 ये भी मैंने दिखा दिया. एग्जेम्पशन इस बस एक ये मैंने स्किप करा था. हाँ, मेजर टू प्रमोट इन्वेस्ट एंड इंसेंटिव टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC. क्या होता है सर? इज अ jurisdiction that provide financial services to the non-resident and resident to the extent permissible under the current regulation in the currency except Indian rupee, in order to promote the development of the world-class financial infrastructure in India. Several tax concessions have been provided to the units located in IFC under the Act over the past few years. In order to further incentivize operation from IFC, it is proposed to make the following amendment. Extension of sunset dates for the several tax concession pertaining to IFC. The sunset dates, क्या डेट लिखा है इन्होंने? Be extended to 31st day of March 2030. ये डेट इन्होंने करा, ये डेट यहाँ पे दिया. और उसके बाद एग्जेम्पशन ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम IFC, इसको भी इन्होंने एग्जेम्प्ट करा है कि क्लॉज 1010D की बात ये कर रहे हैं. It is proposed to amend the clause 1010D so as to provide that proceeds received on life insurance policy issued by IFC insurance intermediary offices shall be exempted without the condition related to the maximum premium payable on such policy as mentioned above. These amendments will take effect from 1st day of April 2025. Sir, by doing this, all the important amendments has been discussed. And now I would like to conclude this. And if you are having any questions, I would like to take up those questions. Harsh sir? क्वेश्चन सर, एनी क्वेरी प्लीज बताएं. सर, जो NPS का था, यस सर, जो डिडक्शन है 14% 15% जो ले रहे हैं, वो बेसिक प्लस TA दोनों को मिला के जो 40% निकलेगा वो होगा ना? हाँ जी सर, हाँ जी. दोनों को मिलाने के बाद जी. हाँ जी सर, हाँ जी. थैंक यू सर. सर वन क्वेश्चन सर. जी बताएं सर. बोलिए. सर एक चीज ध्यान रखना है सर कि ये बजट में जो चेंजेस आए हैं मैंने वो डिस्कस किया है जी. सर ये पूछना चाह रहा था, जो आपने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो उसमें प्रोविजन दिया था, जो टैक्सेशन का प्रोविजन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मल्टी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से. आवाज क्लियर नहीं राकेश भाई. हेलो, आवाज आ रही सर? आप थोड़ा लाउड करिए आवाज. सर ये कह रहा था, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सर जो म्यूचुअल फंड पे टैक्स का जो प्रोविजन है सर, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर? इसमें सर किसमें? म्यूचुअल फंड में? जी सर. जैसे म्यूचुअल फंड में क्या सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात सर. सर सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपीस का म्यूचुअल फंड परचेस किया गया है
और वो सेल किया गया, फिर परचेस किया गया, फिर सेल किया गया, फिर परचेस किया गया, तो सर टैक्स का सर ये स्पेसिफिक है, इस बजट से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। आप मुझे पर्सनली टैक्स कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। सर इसमें बजट में सर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जब किसी प्रॉपर्टी के सेल परचेस पर सर पहले जो 50 लाख पर सर टैक्स लगता था, 2% का टीडीएस कटता था, सर उसमें कुछ अमेंडमेंट आया है क्या? नहीं सर, उसमें नहीं आया कोई अमेंडमेंट। वो सेम है सर, 50 लाख। हाँ सर, 2% का टीडीएस वैसे डिपॉजिट करना है सर। किस पे सर? 1% था। 1% था सर। हाँ सॉरी सर, 1% का टीडीएस था वैसे ही सर, अभी भी हाँ जी सर, उस पे कोई चेंजेस नहीं है सर। वो 50 लाख से ऊपर की बात कर रहे हो ना आप? जी जी। हाँ जी सर, उस पे कोई चेंजेस नहीं है। बस टीसीएस में चेंज आया है सर, 190 फॉर क्यू और 206 सीएच में चेंज आया है। उन्होंने 206 सीएच को उन्होंने अबॉलिश हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन पे बार बार टीडीएस टैक्स कट रहे थे। सर वन अदर क्वेश्चन सर अभी आपने सर यूनिट लिंक प्लान के प्रीमियम के बारे में बात करी सर, 2.5 लाख, इसका क्या मतलब हुआ सर? सर वो लिमिट उन्होंने एक्सटेंड करी है कुछ यहाँ पे हाँ यूलिप में, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बजट में डाला है। तो क्या सर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक की यूनिट लिंक प्लान का डिपॉजिट करना है या इसमें कुछ और कुछ है? ये है ना सर, आपका एनएसएस की बात कर रहे हो ना सर आप? हाँ यूनिट लिंक प्लान सर। हाँ 1 मिनट में देख ले। अभी आपने बोला था सर वो 2.5 लाख कुछ बता रहे थे आप सर, अमेंडमेंट कुछ हो तो प्लीज बता दें आप। अरे मैं वो स्लाइड आपको पढ़ा ही देता हूँ ना दोबारा से। यूनिट, ये है ना सर यूनिट लिंक? जी सर। है ना? इसमें क्या है सर, देयर इज ए कंडीशन दैट प्रीमियम पेएबल फॉर एनी ऑफ द 10 ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। ये चीज था सर पहले जी 10 डी में जी, राइट। इट मे बी पर्टिनेंट टू नोट दैट टू रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन, मतलब इस एग्जेम्पशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए to small and genuine cases of the life insurance, the Finance Act 21 ने अमेंडमेंट करा था कि the exemption under this clause shall not apply with respect to the unit linked insurance policy। ये बात कही थी, और पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर इतना if the amount of the premium or aggregate amount of the premium payable during the term of the such policy or policy exceeds rupees 2,50,000। Right, the exemption under this clause shall not apply if such policy or policy exceed rupees 2,50,000। मतलब 2,50,000 से ज्यादा का प्रीमियम होगा तो दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। वो ये बात कर रहा था, एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई, इसकी बात कर रहे हैं, कहा मैंने। राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? एनी अदर क्वेरी? आई होप सर नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस, राइट? So I am really very much thankful to all of you. सर एक क्वेरी है हमारी, सर एक क्वेरी है हमारी, ये 87 का जो इंट्रोडक्शन है, 87 कैपिटल है ये सर, बताइए। इसमें सर जो डिडक्शन 60,000 रुपीज का, ये 12 लाख रुपए तक है। अगर सैलरी या न्यू रिव्यू में इनका 18 लाख की होती तो क्या डिडक्शन मिलेगा हमें? नहीं सर ओनली द इनकम ओनली अप टू दी सर रिबेट जो है ना, रिबेट 87A का है सर, कैपिटल ए का, जो वो क्लियरली ये कहता है कि रिबेट ऑन इनकम टैक्स, राइट सर, रिबेट ऑन इनकम टैक्स ऑफ रुपीज अप टू रुपीज 12 लाख, 12 लाख के ऊपर जो टैक्स बनेगा उस टैक्स का मैं रिबेट मिलेगा आपको। राइट सर, ये कहने का मतलब है। अदरवाइज बाकी जो भी इनकम आएगा आगे वो सारे स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होंगे सर। हाँ राइट सर, उसमें आपको 4 लाख, यानी कि पहले 0 से 3 लाख था ना, वो 0 से 4 जो हो गया, पहला जो था 0 से 4 हो गया, तो 1 लाख की लिमिट आपको मिलेगी। और अगर आप सैलरी में हो तो 75,000 रुपए का लिमिट एक वहां पे, 12,75,000 रुपए का लिमिट वहां पे आपको बढ़ेगा। ठीक है सर। एनी अदर क्वेरी सर?
सर एक क्वारी मैं भी पूछ लूं बजट से अलग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर एक प्रॉपर्टी की हमारे पास में रजिस्ट्री तो है नहीं, सर लेकिन हम केस उसका लॉज सेल अभी कर मत रहे हैं। पूछो सर, केस लॉज मत पूछो, क्योंकि मेरा दूसरा सेमिनार इज रेडी एंड वेटिंग फॉर मी, राइट। आप मुझे टैक्स कर देना, आई विल टेक अप योर हर सर। सर नमस्कार, मैं विश्वनाथ मिश्रा, जी सर, जनरल जी सर। सेक्रेटरी। जी हर सर, जो भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी ऐसी आती है, जी सर। आप एक बार मुझे मेल करवा दें या मुझे व्हाट्सएप करा दें, मैं सबका 1 बाय 1 आंसर कर दूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, और डेफिनेटली। और मेरा नंबर शेयर कर दें सर सबों से, तो ठीक है सर, जिसको जो भी पूछना हो वो पूछ ले मेरे से। आई ठीक है वुड सर, बी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। डेफिनेटली सर। तो सर मुझे आज्ञा दें। ठीक सर, हाँ सर, अभी आपको दूसरे प्रोग्राम में जाना है 6:30 से। सर जी हाँ, मैं विश्वनाथ मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी उपकास। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका सर इस उपकास के मंच पे। और आपने बहुत अच्छा बजट के बारे में बताया सर। कुछ चीज़ें जो हैं अभी बजट में हम लोग को बहुत डीपली नहीं समझ में आई हैं, धीरे धीरे आएंगी। टीडीएस के सेक्शन पे जो है आपने कुछ बताया था, टीडीएस के सेक्शन में कोई चेंजेस आए हैं क्या सर? जो टीडीएस जो मैंने पहले टीडीएस की लिमिट्स वगैरह बढ़ गई ना सर। सर आप पीपीटी अच्छा। शेयर कर दीजिएगा मुझको सर, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा सर, और ऐसा पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, और सारी चीजें इन डिटेल आपको क्या कहते हैं, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है क्योंकि सर। टीडीएस में बहुत चेंजेस आ गए, लिमिट्स बढ़े हैं सर, और सर कोई चेंजेस नहीं आए। ये लेट और सर फाइलिंग सबसे फीस बड़ी बात टीडीएस में ये है कि कोई नया सेक्शन नहीं आया, नहीं सर तो हर लेट बार कुछ फाइलिंग ना कुछ नया सेक्शन आ जाता है। सर लेट फाइलिंग फीस पर कुछ आया क्या सर? नहीं सर, कुछ नहीं आया उस पे। वो उतना ही रहेगा? हाँ जी सर, वो उतना ही रहेगा, बस लिमिट इन्होंने बढ़ा दी है। अच्छा सर, हर क्या सेक्शन की फाइनेंशियल लिमिट बढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कोई नया सेक्शन नहीं आया टीडीएस में। हर सर हर बार बजट में कुछ ना कुछ नया सेक्शन आ जाता था। जी जी, फाइनेंशियल ईयर को जो है कैलेंडर ईयर में चेंज कर रहे हैं क्या सर सर? अभी कुछ नहीं सर, वो फाइनेंस बिल की बात कर रहे हो, अभी मैं बजट की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, तो बजट जब ऑफ आप फाइनेंस बिल फाइनेंस में बिल पे, ये जब बजट फाइनेंस फाइनेंस बिल बिल पे आपसे कन्वर्ट हो डिस्कस जाएगा कर, सर? सर जब फाइनेंस बिल आपसे डिस्कस करूंगा तब जी आपको जी, इन डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि अब लोगों ने डिमांड किया है सर कि जो जुलाई की जो डेट है वो परमानेंट अगस्त कर दिया जाए, क्योंकि जुलाई में इतने रिटर्न होते हैं और सारे प्रोफेशनल के लिए दिक्कत होती है। विश्वनाथ जी, सर को जरा जाना 6:30 से, सर के एक फिजिकल सेमिनार है राजेश सर के साथ, सर जाना अच्छा सर अच्छा, को। मैं ठीक सर, रिक्वेस्ट फिर करूंगा उनका पृथ्वी सेमिनार चल रहा है, मेरा वेट कर रहे हैं वो लोग। पृथ्वी एसओ साहब, 5 मिनट फटाफट सर का जरा वो जल्दी से वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए आप। जी सर, जी सर, जी सभी अधिवक्ता मित्रों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। मैं अपनी ओर से, अपने अधिवक्ता मित्रों की ओर से तथा अपने सभी संगठन की ओर से, जिसमें प्रमुख हमारी ओर से हैं उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ की ओर से, सेकेंड टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, थर्ड नर्मदापुरम जिला टैक्स बार एसोसिएशन की ओर मध्य प्रदेश की ओर से, हम सभी की ओर से आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता रहे हैं और सरस्वती पुत्र श्री ए पंकज कुमार मिश्रा जी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। मिश्रा जी, आपका धन्यवाद, जो आपने बहुत अपनी सुंदर वाणी में आज हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, इसके लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप ऐसे ही हमें ज्ञान अर्जन कराते रहें। जी धन्यवाद मिश्रा जी आपका। धन्यवाद सर, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम, और उम्मीद राष्ट्रगान के करता लिए हूँ आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाएंगे, सो दैट कि मैं और अच्छा आपके लिए कर सकूं, और अच्छी चीजें बना के आपसे डिस्कस कर सकूं। तो आप सबों का सभी से रिक्वेस्ट है बहुत राष्ट्रगान धन्यवाद के सर, लिए और जरा फटाफट खड़ो जाए 1 मिनट बहुत के बहुत लिए, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा है मायने जल्दी सुनने से। को। जी राष्ट्रगान सर। जन गण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगी, गाई तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय
जय ही, जय 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 ही, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट।